हाय रोहन, कैसे हो यार सब लोग। तो आई होप कि तुम्हारी पढ़ाई पढ़ाई बढ़िया से चल रही होगी। और आज अपना लास्ट माइल फिजिक्स का लास्ट टेस्ट है, जिसको हम लास्ट स्टेप बोल सकते हैं एक तरीके से। फिफ्थ आउट ऑफ फिफ्थ है, तो हम बोल सकते हैं लास्ट माइल सीरीज का लास्ट स्टेप भी है। ठीक है ना। इसके बाद फिर हम लाइव टेस्ट जो तुम्हारे एग्जाम होंगे उनके डिस्कशन में ही मिलेंगे। ठीक है ना। उसके बाद अब मैं तुम्हें पढ़ाई के लिए कोई और लेक्चर नहीं डालूंगा जनवरी अटेम्प्ट के लिए ना। उसके बाद जनवरी अटेम्प्ट जैसे ही खत्म होगा उसके बाद फिर से हम स्टार्ट कर देंगे अपना अप्रैल अटेम्प्ट के लिए रिवीजन सीरीज। ठीक है। तो उसके लिए भी मैं जो अपडेट्स होंगे वो मैं तुम्हें अपडेट कर दूंगा, पूरा वीडियो लेक्चर बना करके। ठीक है। बाकी ये सारी जो अपडेट्स हैं वो तुम्हें टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएंगी। टेलीग्राम चैनल तुम ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे सारी अपकमिंग क्लासेस की वगैरह रिवीजन सीरीज वगैरह की जो सारी डिटेल्स हैं वो तुम्हें यहाँ पे मिल जाएंगी। इसकी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर तुम सर्च करोगे @फिजिक्स माफिया टेलीग्राम पर जाकर के, तो वो भी वैसे भी तुम्हें ये चैनल मिल जाएगा। अगर तुम्हें सीरीज पसंद आई और तुम्हारे लिए हेल्पफुल हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है यार, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके। सोशल मीडिया अगर यूज करते हो तो फॉलो कर सकते हो, अदरवाइज एज सच कोई बहुत जरूरी रिक्वायर्ड नहीं है। जो रिक्वायर्ड है वो ये है कि माफियाज डाउट क्लर्स ग्रुप जो 24/7 बच्चे डाउट डिस्कस करते हैं, मेरे साथ लाइव डिस्कशन करते हैं अपने डाउट्स का। ठीक है। अपनी किसी भी टाइप की प्रॉब्लम, स्टडी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, चाहे करियर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, चाहे फिजिक्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, सारे मुझसे यहाँ पे लाइव डिस्कस कर सकते हैं ऑडियो कॉल पर। तो ये चैनल की QR कोड तुम यहाँ से स्कैन करके भी तुम ज्वाइन कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तुम वहाँ से भी जा करके ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज टेलीग्राम पे फिर से सर्च करोगे माफियाज डाउट क्लर्स ग्रुप तो तुम्हें मिल जाएगा, वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लेना। ठीक है। तो यार बिना टाइम वेस्ट करे अपना जो लास्ट है उसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रखा है कि द टू आइडेंटिकल ब्लॉक ऑफ मेटल आर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 80 डिग्री सेंटीग्रेड रेस्पेक्टिवली। द स्पेसिफिक हीट ऑफ द मटेरियल ऑफ द टू ब्लॉक्स इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। ठीक है। स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करती है, ऐसा बोला गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू अबाउट द फाइनल टेम्परेचर टी फाइनल व्हेन द टू ब्लॉक्स आर ब्रॉट इनटू। देखो, दो आइडेंटिकल ब्लॉक्स हैं, यानी कि दोनों का मास सेम है, एम और एम ऐसा बोल लूँ, आइडेंटिकल है। ठीक है। मास सेम है, लेकिन उनकी स्पेसिफिक हीट जो है इस मटेरियल की टेम्परेचर के साथ बदलती है। अगर मैं बोलता कि इफ़ दोनों की S1 और S2 बराबर होती, देन जब इनको मिक्स करा गया होता तो फाइनल टेम्परेचर जो टी फाइनल होता है इन दोनों का एवरेज बन जाता, टी नीचे T1 + T2/2 यही बनता। अगर S1 बराबर S2 स्पेसिफिक हीट बराबर रही होती तो क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ मास ये था, सेम अमाउंट ऑफ मास ये था, इसका जो भी T1 टेम्परेचर, इसका जो भी T2 टेम्परेचर, दोनों को अगर मैं मिक्स कर देता तो एवरेज टेम्परेचर इतना बन जाता। इसने जो मतलब कम टेम्परेचर वाले ने जो हीट एब्जॉर्ब करी होती, इसने जो रिलीज करी उसके बराबर करते तो ये बराबर निकल के आ जाते। लेकिन क्योंकि यहाँ पर बोला है कि टेम्परेचर जो स्पेसिफिक हीट है वो टेम्परेचर के साथ वेरी करता है, तो सिंस स्पेसिफिक हीट प्रोपोर्शनल टू टी मान लेते हैं ना, इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। अब किस हिसाब से इंक्रीज करता है, लीनियरली करता है, कैसे करता है हमें नहीं पता, लेकिन टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करता है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इनिशियली हेयर इन दिस केस जो है, जो स्पेसिफिक हीट की अगर मैं बात करूंगा, स्पेसिफिक हीट S1 और S2 में से कौन ज़्यादा होगा, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। S1 मान लो T1 टेम्परेचर पर है और ये T2 टेम्परेचर पर है। इन दोनों में से अगर देखूंगा टेम्परेचर में से तो T2 ज़्यादा है। मान लो ये 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर था और ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर था, इन दोनों में से। तो स्पेसिफिक हीट क्योंकि टेम्परेचर T2 का ज़्यादा है तो स्पेसिफिक हीट S2 की ज़्यादा होगी। साथ साथ इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसकी स्पेसिफिक हीट बढ़ेगी, और इसका टेम्परेचर घटेगा तो इसकी स्पेसिफिक हीट घटेगी। फाइनली जब T1 और T2 बराबर हो जाएंगे देन S1 विल बी इक्वल टू S2। ये फाइनली होगा, लेकिन जब तक ये इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाते, थर्मल इक्विलिब्रियम, यानी कि जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाता, तब तक स्पेसिफिक हीट इसी की ज़्यादा रहेगी, क्योंकि इसी का टेम्परेचर ज़्यादा है। तो इसकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है ना, तो सेम DQ के लिए मैं अगर मान लो मुझे टेम्परेचर चेंज करना है तो सेम अमाउंट ऑफ हीट DQ देता हूँ, तो वो MS डेल्टा T। जिसका S ज़्यादा होगा उसका टेम्परेचर का चेंज कम होगा, जिसका S ज़्यादा होता है उसका डेल्टा T का चेंज कम होता है। समझ में आ गई बात। S ज़्यादा होगा तो डेल्टा T कम हो, चेंज इन टेम्परेचर। स्पेसिफिक हीट S2 की ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है। तो अगर ये मान लो 1 कैलोरी यहाँ से यहाँ तक देता है, तो मान लो इसका 1 कैलोरी में 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है, तो ये तो 1 कैलोरी यहाँ से यहाँ तक देगा, तो इसका तो 1 डिग्री कम होगा, लेकिन इसका 1 डिग्री से भी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा सेम अमाउंट में, क्योंकि इसका स्पेसिफिक हीट कम है। इसके कंपेरिजन में S1 कम है, तो सेम अमाउंट ऑफ हीट में इसका टेम्परेचर में चेंज ज़्यादा आएगा। समझ में आ गई क्या। तो मैं बोलूँ कि यहाँ से आकर अगर हीट DQ गई है तो इसका टेम्परेचर T2 माइनस डेल्टा T2 और इसका टेम्परेचर T2 प्लस डेल्टा T1 बनेगा। तो मैं बोलूँगा कि सिंस S1 इज लेस देन S2 तो डेल्टा T1 ज़्यादा होगा डेल्टा T2 से, सेम अमाउंट ऑफ हीट के लिए।
तो फाइनली जो टेम्परेचर आएगा अगर ये बराबर होते तो बिल्कुल बीच में आता। बीच में कौन सा टेम्परेचर आता? इसका 20 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका 80 डिग्री सेंटीग्रेड, एवरेज बन जाता है इसका 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ पाता। लेकिन जब भी ये एब्जॉर्ब करेगा तो इसका टेम्परेचर जल्दी जल्दी राइज करेगा, इसका धीरे धीरे डिक्रीज होगा। तो भाई वो 50 को क्रॉस कर जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, ये जल्दी जल्दी बढ़ के ये 50 को क्रॉस कर जाएगा, धीरे धीरे इस की तरफ आ रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है। तो 50 से ज़्यादा कहीं इसका एक एवरेज टेम्परेचर बनेगा फाइनली, जो थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा। समझ में आ गई बात? तो हमें इसमें कोई कैलकुलेशन करके नहीं दिखानी, क्योंकि वेरिएबल स्पेसिफिक हीट हम कैलकुलेशन करेंगे तो एग्जैक्टली उसके लिए हमें स्पेसिफिक हीट का टेम्परेचर के साथ में फंक्शन चाहिए होगा, वो दे नहीं रखा, तो हमें आइडिया लगाना है बस। तो आइडिया हम इसी तरीके से लगा सकते हैं कि लोअर टेम्परेचर वाले का स्पेसिफिक हीट कम है, तो सेम अमाउंट ऑफ हीट के लिए उसका टेम्परेचर जल्दी जल्दी राइज करेगा, तो 50 को क्रॉस करके चला जाएगा और एवरेज टेम्परेचर मोर देन 50 होगा, जो कि बी ऑप्शन में अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया इलेक्ट्रॉन इन एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप विद इनिशियल स्पीड वी नॉट। इनिशियल स्पीड जो है इस इलेक्ट्रॉन की वी नॉट आई कैप है, लेकिन ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट जे कैप, तो इस पर फोर्स लगेगा नीचे की तरफ। इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन पर नीचे की तरफ फोर्स लगेगा कितना? क्यू ई, तो इसका एक्सेलरेशन बाय डायरेक्शन क्यू ई बाई एम आ जाएगा, नीचे की तरफ मास से डिवाइड कर दिया हमने। अब ये बोल रहे हैं कि फाइनल इनिशियली अगर मैं बोलूँ कि इनिशियल मोमेंटम का मैग्नीट्यूड एम वी नॉट है, तो लैम्डा इनिशियल जो बन जाएगा वो एम इंटू एम एच अपॉन में, लैम्डा एच अपॉन में पी होता है, एच अपॉन में एम वी नॉट बन जाएगा। लैम्डा फाइनल जो है वो लैम्डा बाई 3 है, समझ में आ गई बात? तो वो एच अपॉन में एम इंटू वी फाइनल बन जाएगा। तो वी फाइनल जो बनेगा वो तुम्हारा एक तरीके से, भाई वेवलेंथ अगर 1/3 हो गई तो स्पीड 3 टाइम्स हो गई होगी, तो वी फाइनल 3 वी नॉट आ जाएगा, वी फाइनल 3 वी नॉट आ जाएगा। अब यहाँ से देखो किसी भी इंस्टेंट पर इसके पास में जो वेलोसिटी होगी, किसी भी इंस्टेंट पर ये कुछ इस तरीके से जाएगा, तो एक्स की वेलोसिटी तो सेम ही रहेगी, वाई की वेलोसिटी इसका टाइम के साथ बढ़ेगा, क्योंकि वाई में एक्सेलरेशन है, तो वी एक्स तो वी नॉट ही रहेगा, लेकिन वी वाई वो बन जाएगा ए वाई इंटू टी, क्योंकि नीचे वाई में वेलोसिटी 0 होती है, तो ए वाई तो हाँ ई इंटू ई बाई एम इंटू टी, ये वी वाई हो जाएगा। और यहाँ से फाइनल वेलोसिटी जो भी होगी इसकी वी फाइनल, वो वी फाइनल जो होगा वो स्क्वायर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ वी फाइनल का स्क्वायर, ये 9 वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स का स्क्वायर, यानी वी नॉट स्क्वायर प्लस ये कितना बन जाएगा वी वाई स्क्वायर, तो वी वाई जो बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 8 इंटू वी नॉट बन जाएगा, क्योंकि 9 में से 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 8 वी नॉट स्क्वायर, उसका रूट ले लेंगे तो रूट 8 इंटू वी नॉट, ये बन जाएगा वी वाई। समझ में आ गई बात? ये बन जाएगा वी वाई। अब ध्यान से देखो, लैम्डा बाई 3 हमें पूछा क्या है, द टाइम टेकन टू चेंज, अच्छा टाइम पूछा है, तो देखो वाई डायरेक्शन में इतना वेलोसिटी होने का टाइम क्या लगेगा, वी वाई को रख दो यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी में, वी वाई को ई बाई एम इंटू टी के बराबर रख दो, तो टाइम जो बनेगा वो रूट 8 वी नॉट इंटू एम अपॉन में इंटू ई, ये पूरा टाइम आ गया। अब किसके प्रोपोर्शन में है? इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड के सीधे सीधे 1 बाई ई के प्रोपोर्शन में है, तो 1 बाई ई नॉट, बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी पूछी गई है टाइम की इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में, तो वो 1 बाई ई नॉट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया इन द सर्किट शोन ऑल द इंडक्टर्स आर अज्यूम्ड टू बी आइडेंटिकल, सारे के सारे रजिस्टर आइडेंटिकल हैं, आर आर आर। अब ये बोला गया है कि भाई द करंट थ्रू द रेजिस्टेंस ऑफ द ऑन द राइट इज आई आफ्टर द की के हैज बीन स्विच्ड ऑन फॉर लॉन्ग टाइम। अच्छा, अगर की को ऑन रखा गया, इनिशियली की को ऑन रखा गया, जैसे ऑन रखा गया तो और लॉन्ग टाइम के लिए रखा गया, तो सारी स्टेडी स्टेट करंट आ जाएगा। स्टेडी स्टेट करंट होगा तो जो करंट थ्रू द रेजिस्टेंस ऑन द राइट इज आई, इस ये जो राइट में है ना, इसका करंट, इसका थ्रू करंट जो है वो आई है, तो इसमें अगर आई है तो देखो इसमें भी आई ही रहेगा, इसमें भी आई ही रहेगा, क्योंकि इनिशियली तो ये दोनों के दोनों क्या बन जाएंगे, शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे, या फिर मैं बोलूँ कि स्टेडी स्टेट में ये सिंपल वायर की तरह काम करेंगे, इंडक्टर कोई बैक ईएमएफ तो देगा नहीं, तो तीनों में करंट सेम रहेगा। तो मैं बोलूँ कि इसमें तो करंट 3i रहेगा, क्योंकि देखो इसमें करंट अगर आई गया है तो यहाँ से करंट आई आया होगा, आई अगर करंट इसमें गया होगा, इसमें करंट आई गया होगा, और यहाँ से अगर इधर आई गया है और नीचे भी आई आया है तो इसमें 2i करंट गया होगा। अब इधर 2i गया और नीचे आई गया तो यहाँ से 3i करंट आया होगा। अब नेक्स्ट क्या हुआ है कि जस्ट आफ्टर इन्होंने बोला है कि स्विच ओपन करो, है ना, द करंट थ्रू द 3 रजिस्टर्स इन ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट में करंट बताना है कि इसमें कितना, इसमें कितना, इसमें कितना, इमीडिएटली आफ्टर द एस इज स्विच्ड ऑफ, जस्ट आफ्टर स्विच जो है इसको ओपन किया गया, ऑफ करना मतलब ओपन कर दिया गया, ओपन कर दिया गया, तो सिंस इंडक्टर्स
ट्राई टू मेंटेन देयर फ्लक्स, तो वो उसी कोशिश में रहते हैं कि वो अपना फ्लक्स मेंटेन कर पाए। बढ़ रहा है तो उसको घटाने के लिए ईएमएफ इंड्यूस करते हैं, घट रहा है तो उसको वापस से बढ़ाने के लिए ईएमएफ इंड्यूस करते हैं। तो जस्ट इनिशियल और जस्ट आफ्टर, फाई जस्ट बिफोर और फाई जस्ट आफ्टर, उसको मेंटेन करने के लिए तो वो जो कोशिश करना चाहते हैं वो पूरी करते हैं ना। तुरंत तुरंत नहीं बदलता, समय के साथ धीरे धीरे डिके करता है या फिर धीरे धीरे ग्रो करता है, एकदम से उसका फ्लक्स नहीं बदल पाता। तो जस्ट आफ्टर जो है वो फ्लक्स सेम रहेगा। फ्लक्स सेम रहेगा मतलब कि उनमें करंट इन इंडक्टर वो सेम रहना चाहिए, इंडक्टर में करंट सेम रहना चाहिए। तो ध्यान से देखो, ये सर्किट बन जाएगा अगर मैंने वो ओपन कर दिया, तो ये तो 2 रेजिस्टर बन जाएंगे, सॉरी 2 इंडक्टर और ये 3 रेजिस्टर। इन तीनों में अगर मैं बात करूंगा, देखो इस इंडक्टर में करंट आई था तो वो आई ही मेंटेन रखना चाहेगा, इसमें 2i था तो जस्ट आफ्टर ये 2i ही मेंटेन रखना चाहेगा। तो ये i और 2i रहने के लिए इधर की तरफ तो देखो इस इंडक्टर में जो करंट होगा वही इसमें जाएगा, तो इधर तो i ही जाएगा। फिर इस इंडक्टर में अगर ध्यान से सुनो, इधर 2i आया था उसमें से i इधर जा रहा है, तो जंक्शन लो तो फिर भी वैलिड होगा, है ना। तो 2i अगर इधर से आएगा उसमें से i इधर चला गया तो नीचे i ही जाएगा, तो इसमें भी i ही जाएगा नीचे की तरफ। पहले तीनों में नीचे की तरफ i जा रहा था, और पहले इसलिए जा रहा था क्योंकि जो बैटरी के अक्रॉस तीनों जो थे वो पैरेलल थे, है ना। बैटरी के अक्रॉस तीनों रेजिस्टर पैरेलल थे, तो तीनों का रेजिस्टेंस भी इक्वल था, तीनों में करंट भी सेम जा रहा था क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप सेम था। लेकिन अभी भी इन दोनों में वही आई और आई नीचे की तरफ जा रहा है। इसमें अगर मैं देखूंगा ना, जंक्शन लो लगाओ, अगर इस जंक्शन पे 2i इधर से जा रहा है तो कहाँ से जाएगा, वो यहीं से आएगा। अब बोले यहाँ पे कहाँ से करंट आएगा, यहाँ पे यहाँ से आएगा, आई इधर से आएगा और आई इधर से आएगा, दोनों मिलकर के 2i बनाएंगे यहाँ पे। तो इस वाले रजिस्टर में करंट बन जाएगा 2i ऊपर की तरफ। तो पहले में लेफ्ट टू राइट जाना है, 2i अप आई डाउन आई डाउन, 2i अप आई डाउन आई डाउन, ये तो पहला ही ऑप्शन दिख रहा है, ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन किलोग्राम मीटर स्क्वायर ऑफ ए नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस ऑफ मास 1 kg एंड रेडियस 25 सेंटीमीटर फॉर म्यूचुअली प्रोपोर्शनल टेंजेंट ए बी बी सी सी डी 2 4 6 7 रेस्पेक्टिवली द स्क्वायर ए बी सी सर्कमस्क्राइब्स द डिस्क। अच्छा डिस्क है ऐसे देखो, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है मास का, हमें नहीं पता कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन ऐसा है कि नॉन यूनिफॉर्म है ना। कहाँ पर सेंटर ऑफ मास होगा ये सब हम नहीं बता सकते। अब इसमें ये बोल रखा है कि वो 4 यहाँ पर वो हैं स्क्वायर्स हैं, 4 साइड्स हैं, 4 एक्सिस, और वो एक स्क्वायर बनाते हैं और इसकी टेंजेंट बनते हैं। तो हम ऐसा बना लेते हैं कुछ इस तरीके से, ये 4 एक्सिस हो गई, इनको नाम दे देते हैं। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। थोड़ा डायग्राम बड़ा कर लेते हैं, जरूरत पड़ेगी क्योंकि आगे, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखे हैं 2 4, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ए बी का 2, इसका है 4, इसके एक्सिस के अबाउट है 6 और इस एक्सिस के अबाउट 7। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यूज हैं, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया किलोग्राम मीटर स्क्वायर में दे रखे हैं, यानी ऐसा यूनिट्स में दे रखे हैं। ठीक है, अब बोल रखा है कि द स्क्वायर ए बी द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास इन मीटर फ्रॉम द डिस्क ऑफ द ज्योमेट्रिक सेंटर। ज्योमेट्रिक सेंटर ये है इसका, ठीक है, ज्योमेट्रिक सेंटर ये है। तो इन एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए सेंटर से पास होने वाली इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए, तभी मैं आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर लगा करके मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकता हूँ। दूसरा, इन एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए मुझे इस सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए, तभी मैं पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूँ। परंतु इसमें समस्या ये है कि सेंटर ऑफ मास यहाँ पर अगर होता, सेंटर मास अगर यहीं पर होता, तब तो ये दोनों एक्सिस बराबर डिस्टेंस पर हैं, तो दोनों में बराबर शिफ्टिंग होती, तो इसमें और इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आता। सिमिलरली इस वाली एक्सिस से निकालता, अगर यहाँ पर आईसीएम होता तो ये आईसीएम बनता, और उसके इन दोनों एक्सिस में पैरेलली बराबर डिस्टेंस पर होता, तो शिफ्टिंग बराबर होती, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर आता। अगर मैं देखूं कि आई जो होता है आईसीएम प्लस एम इंटू डी स्क्वायर होता है, तो आई कम तब होगा जब डिस्टेंस कम होगी। जब आईसीएम के पास वाली एक्सिस होगी ना, तो उस एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कम रहेगा, जो जितनी दूर रहेगी पैरेलल एक्सिस उतनी ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। इन दोनों में से देखो जब जब ऐसी एक्सिस होगी, तब एक तो ये वाली एक्सिस और इस वाली एक्सिस में से पास में कौन सी होनी चाहिए, ये वाली, क्योंकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। यानी कि एक तो आईसीएम जो है तुम्हारा नीचे की तरफ से पास करना चाहिए। समझ में आई बात? सिंस मैं बोल सकता हूँ कि आई ए बी है वो लेस देन आई सी डी है, तो सेंटर ऑफ मास नियर टू ए बी एक्सिस, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। दूसरा, वर्टिकल एक्सिस में देखूंगा तो वर्टिकल एक्सिस में अगर नियर टू ए बी एक्सिस है तो मैं बोल दूंगा कि भाई ये जो वर्टिकल लाइन बनेगी ना, इसमें नीचे की तरफ सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पर होगा, क्योंकि इसके पास, इस एक्सिस के पास में। दूसरा, इन दोनों में से अगर मैं देखूंगा तो इन दोनों में से 7 और 4 में किसके पास है, 4 वाले के एक्सिस के पास होगा सेंटर ऑफ मास, क्योंकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ सिंस आई
बी सी इज लेस देन आई डी ए, तो सेंटर ऑफ मास विल बी नियर टू बी सी एक्सिस। समझ में आई बात? बी सी एक्सिस के नियर होगा, यानी कि सेंटर ऑफ मास यहाँ से, सेंटर से एक तो नीचे की तरफ होगा और एक राइट की तरफ होगा। मान लो सेंटर मास कहीं यहाँ पर है, मैं मान लेता हूँ ये सेंटर ऑफ मास है कहीं। समझ में आ गई बात? ये सेंटर, इसको 0,0 मान लेते हैं, ये डिस्टेंस x मान लेते हैं इधर, और ये डिस्टेंस y मान लेते हैं। ठीक है, ये डिस्टेंस x और ये डिस्टेंस y ऐसा मान लेते हैं, ये y डिस्टेंस मान लेते हैं। और यहाँ से एक तो पैरेलल एक्सिस ऐसे जाएगी और एक पैरेलल एक्सिस ऐसे जाएगी। वर्टिकल एक्सिस के लिए पैरेलल एक्सिस ये होगी, और ये ICM1 बोल देता हूँ, इसको ICM1 बोल देता हूँ, और इसको ICM2 बोल देता हूँ। ICM1 तो इन दोनों एक्सिस के पैरेलल है और ICM2 इन दोनों एक्सिस के पैरेलल है। अब मैं इक्वेशन लिखता हूँ, IAB के लिए देखूंगा, तो IAB जिसकी वैल्यू 2 है वो ICM1 प्लस m इंटू इसका जो डिस्टेंस है, सेंटर ऑफ मास जो इसकी रेडियस जो है वो कितनी है, रेडियस 25 सेंटीमीटर है, तो ये 25 प्लस में y, 25 प्लस में y ये बन जाएगा, 25 प्लस में y, सॉरी यहाँ से देखूंगा तो ए बी एक्सिस के लिए लिख रहा हूँ ना, तो ये 25 माइनस ये y कर दूंगा तो ये डिस्टेंस बन जाएगी 25 माइनस y, तो बन जाएगा 25 माइनस y इंटू 25 इंटू माइनस वाई इंटू स्क्वायर। अब ये 25 जो था सेंटीमीटर में था, 25 जो था वो सेंटीमीटर में था, और हमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है किलोग्राम मीटर स्क्वायर में दे रखा है, तो इसको सेंटीमीटर के स्क्वायर कर देंगे। तो सेंटीमीटर यानी इसका स्क्वायर क्या है, 10⁻² का स्क्वायर 10⁻⁴ बन जाएगा। समझ में आ रही बात? ये 10⁻⁴ बन जाएगा। ठीक है, अब ICM1 की वाली दूसरी एक्सिस देखते हैं। ICM1 वाली ये दूसरी एक्सिस देखा, इनमें अगर मैं देखूंगा तो ICD को क्या लिख सकता हूँ, उसकी वैल्यू है 6, और ये दे रखा है ICM1 प्लस m इंटू वो बन जाएगा 25 प्लस y का स्क्वायर इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर का स्क्वायर बन जाएगा 10⁻⁴। इसका ये डिस्टेंस r प्लस y, r है 25 सेंटीमीटर प्लस में y डिस्टेंस, हम y सेंटीमीटर में निकाल लेंगे। यहाँ से हमारा जो यहाँ पे y आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा। फाइनली उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि डिस्टेंस जो पूछी हुई सेंटर ऑफ मास है वो मीटर में पूछी हुई है। तो ये जो डिस्टेंस d बनेगी वो तो स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बनेगा, तो हमें x और y दोनों कैलकुलेट करने पड़ेंगे। इन दोनों इक्वेशन में से ऐसा मान लो, इसको इक्वेशन 1 बोल दिया, इसको इक्वेशन 2 बोल दिया, तो 2 में से 1 को माइनस कर दूं मैं। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा ICM1 जो था वो दोनों में से कट जाएगा माइनस होने के बाद में, तो मेरे पास सिर्फ y अननोन बचेगा, क्योंकि मास भी मुझे पता है। तो 6 - 2 तो यहाँ पे 4 बच जाएगा, और ICM1 से ICM1 कट जाएगा, प्लस m इंटू, और ये बन जाएगा 25 प्लस y का होल स्क्वायर माइनस 25 माइनस y का होल स्क्वायर इंटू 10⁻⁴। अब देखो a प्लस b का होल स्क्वायर में से अगर a माइनस b का होल स्क्वायर माइनस कर दे तो 4ab बनता है, क्योंकि यहाँ से बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से कट जाएंगे माइनस होने के बाद, यहाँ पे प्लस का 2ab बनेगा और यहाँ पे माइनस का 2ab, लेकिन माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई करके प्लस 2ab बन जाता है, तो ये बन जाएगा 4ab। स्क्वायर करके ओपन करके देख लेना, 4ab बन जाता है। तो इसको यूज में लेंगे, ठीक है नेक्स्ट पेज, इसको यूज में लेंगे तो ये बन जाएगा 4 = m की वैल्यू 1 किलोग्राम दे रखी है, 25 सेंटीमीटर और 1 किलोग्राम रेडियस की, सॉरी 25 सेंटीमीटर रेडियस 1 किलोग्राम मास की जो थी वो डिस्क थी, तो 1 × 25 का स्क्वायर, और ये बन जाएगा 4 × a यानी कि 25 × b यानी कि y इंटू 10⁻⁴। तो इधर चला जाएगा, देखो 4 से तो ये 4 चला गया, और y बन जाएगा 10⁻⁴/25, तो इसको 100/25 इंटू 100 लिख सकता हूँ मैं, और ये बन जाएगा 400 सेंटीमीटर यानी कि 4 मीटर, ये y बन जाएगा। ठीक है, अब सिमिलरली अगर मैं IBC लिखूंगा तो IBC को क्या लिख दूंगा, IBC को, BC ये बन जाएगा किसके बराबर, अगर ये डिस्टेंस r है तो r - x बन जाएगा। IBC जो है वो ICM2 प्लस m इंटू 25 माइनस x का होल स्क्वायर, और I जो फिर DA बनेगा वो क्या बन जाएगा, ICM2 प्लस m इंटू 25 प्लस x का होल स्क्वायर, यही बनेगा। एक ये यहाँ से डिस्टेंस 25 माइनस x और ये 25 प्लस x, ये बन जाएगा। इनकी वैल्यूज 4, इनकी वैल्यूज दे रखी हैं, इसकी वैल्यू 4 है और इसकी वैल्यू 7 है, इसकी वैल्यू 4 दे रखी है, इसकी वैल्यू 7 दे रखी है। फिर से इसको 3 और 4 बोल दूं तो 4 - 3 कर देंगे, इक्वेशन नंबर 4 माइनस इक्वेशन नंबर 3, तो 4 - 7 - 4 3 बन जाएगा। 3 = m टाइम्स 25
प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 10⁻⁻⁴। ये तो सेम एक्सप्रेशन बन रहा है, सेम एक्सप्रेशन बन रहा है। और यहाँ से जो बन रहा था, ये जो बन रहा था, ये यहाँ पर 4 था तो 400 बन रहा था, यहाँ पे 3 है तो ये 300 बन जाएगा। समझ में आएगी बात? इसको सोल्व करेंगे तो ये एक्स जो बन जाएगा वो 300 सेंटीमीटर, यानी कि ये 3 मीटर बन जाएगा। समझ में आ रही बात? 3 मीटर बन जाएगा तो क्या बन जाएगा इसको, ये 3 मीटर बन जाएगा। अब डिस्टेंस बताना है, डिस्टेंस तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनेगा दोस्त। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना बन जाएगा, 3 और 4 का स्क्वायर का रूट, ये 5 मीटर बन जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास की जो डिस्टेंस होगी सेंटर से, सेंटर ऑफ द डिस्क से, वो 5 मीटर होगी। अब तुम ये इस क्वेश्चन में ये कन्फ्यूजन बिल्कुल जायज़ है कि अगर ये डिस्क ही तुम्हारी 25 सेंटीमीटर रेडियस की है तो सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस 5 मीटर कैसे हो सकती है सेंटर ऑफ मास की? समझ में आ रही है? तो देखो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन हमें ये पता ही नहीं है ना। ये सरकमफेरेंस इसकी जरूर पता है, हो सकता है किसी और मासेस से मिलकर के भी इस डिस्ट्रीब्यूशन में हो सकता है और भी बहुत सारे मासेस मिले हुए हों। हमें बस ये पता है कि हम इस डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज में कर पाएं, इसके लिए हमें सब चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए दे रखी हैं। ठीक है, कोई भी कंपोजिट सिस्टम है उसमें बोलना था, बस डिस्क दे करके ये बताना चाह रहे थे कि भाई ये दोनों है वो, ये चारों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, आमने सामने वाली पैरेलल होंगी, ये दोनों पैरेलल होंगी। ठीक है, तो हमें ये टेंजेंट्स के हिसाब से एक्सेस बताने की कोशिश करी गई है। बाकी डिस्ट्रीब्यूशन और भी कैसा हो सकता है, बाहर भी मासेज हो सकते हैं। ठीक है, हमें उस पर ध्यान नहीं देना, हमें जो गिवन है उसके हिसाब से क्या कैलकुलेशन आ रही है उसके हिसाब से हमें सेंटर ऑफ मास की लोकेशन बतानी पड़ेगी, जो कि हम ऐसे बता सकते हैं। ठीक है, आंसर आ जाएगा ए, है ना, मीटर में 5 मीटर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया स्मॉल बॉक्स रेस्टिंग ऑन वन एज ऑफ ए टेबल इज स्टक इन सच ए वे दैट इट स्लाइड्स ऑफ द अदर एज 1 meter away after 2 seconds. The coefficient of kinetic friction between the box and the table. ये बोल रखा है कि a small block resting on the edge of the table. ये टेबल यहाँ पर ये रखा हुआ है, स्टक का है, धक्का दिया गया है ना, धक्का दिया गया, और इसकी जो है दैट इज स्लाइड्स ऑफ द अदर एज 1 मीटर, 1 मीटर दूर, यहाँ से 1 मीटर दूर इस एंड पर ये चल के जाता है। आफ्टर 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड पहुंच जाए, यहाँ पे t = 0 पे पहुंचा तो यहाँ पे t = 2 सेकेंड लग गए इसको। अब बोला कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक। अच्छा, हमें कुछ नहीं दे रखा है इसका मास वगैरह। मान लो इसका मास m है तो इस पर जो फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन वो पूरा का पूरा μmg लगेगा। अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है तो एक्सेलरेशन आ जाएगा μ × g। समझ में आ गई बात? और एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट, मान लो इनिशियल वेलोसिटी इसका u था, इनिशियल वेलोसिटी मान लो u था, तो अगर एक्सेलरेशन ये है v = u + at, अगर मैं देखूँ, है ना, टाइम 2 सेकंड में वो वहाँ पे पहुँचेगा, तो इसकी जो वेलोसिटी बनेगी वो क्या बन जाएगी, इनिशियल स्पीड u माइनस μg इंटू टाइम कितना 2 सेकंड, ये बनेगा। तो यहाँ से ये जो v है ये तो ये बनेगा टाइम 2 सेकंड पर। इसको मैं ऐसा लिख दूँ v = u माइनस 20 × g, 20 × μ, ये बन जाएगा। और वहाँ पर पहुँचने में 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है तो s = ut + ½ at² अगर मैं लगाता हूँ तो s जो बनेगा डिस्प्लेसमेंट है 1 मीटर, इनिशियल स्पीड हमें नहीं पता, टाइम t है, और एक्सेलरेशन माइनस का μg है अपॉन में 2 × टाइम 2 सेकंड का स्क्वायर, टाइम यहाँ पर भी 2 रख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा 1 = 2u, और ये यहाँ पे 1 2 से 1 2 कट जाएगा, माइनस 20 μ, ये बन जाएगा। तो यहाँ से जो u बनेगा वो u कितना बन जाएगा, इधर ले आऊँ 20 μ को इधर ले जाऊँ तो और डिवाइड बाई 2 कर दूँ तो 1/2 + 10 μ, ये u बनेगा। समझ में आ गई बात? वो u वहाँ पर रख दो इक्वेशन में, तो ये बन जाएगा v = ½ + 10 μ और माइनस 20 μ, तो माइनस का 10 μ बन जाएगा। ये v पहुँचेगा μ के हिसाब से वहाँ के भी। अगर ये यहाँ पर पहुँच रहा है टू रीच एट द पॉइंट b, अगर इसमें पॉइंट b बोल दूँ, टू रीच एट पॉइंट b, भाई इस इक्वेशन के हिसाब से यहाँ की वेलोसिटी नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, है ना, यहाँ की वेलोसिटी नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, यहाँ पर किसी न किसी पॉजिटिव वेलोसिटी से पहुँचना चाहिए। तो जब यहाँ पे पहुँचेगा तो या तो जस्ट रुकेगा या फिर किसी न किसी स्पीड से आगे जा रहा होगा। तो ये जो v होगा ये v > 0 होना चाहिए, सिंपल सा लॉजिक है। तो v > यानी कि ½ > 10 μ होना चाहिए। 1/2 माइनस 10 μ > 0 रखेंगे तो 10 μ उधर चला जाएगा, यानी कि μ आ जाएगा <= 1/20। तो म्यू जो है वो <= 0.05 आ जाएगा। समझ में आ गई क्या बात? तो म्यू 0.05। अब ये बोल रखा है कि द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द टेबल
स्लाइड्स ऑफ द टेबल एज 1 मीटर अवे, वो वहाँ पर पहुँच जाता है ना, पहुँच जाता है तो एग्जैक्टली 0 होने पर वो जस्ट पहुँच पाएगा, एग्जैक्टली म्यू की वैल्यू 0.05 होने पर वो जस्ट वहाँ पर पहुँच पाएगा। लेकिन ये बोला कि वो पहुँच कर वहाँ पर जाता है, लेकिन ये नहीं बोला कि वो जाकर वहाँ पर रुक गया। तो अगर वो रुक गया, ऐसा बोला नहीं कि वो रुका हुआ है, तो हम मानेंगे कि यहाँ पर जस्ट पहुँचता है 1 मीटर 2 मिनट 2 सेकंड के बाद वो वहाँ पर पहुँचता है, रुका नहीं है वहाँ पे। तो म्यू फिर उसके लिए म्यू लेस देन 0.05 में वो हमेशा पहुँचेगा फिर किसी न किसी वेलोसिटी के साथ में, ठीक है। म्यू इक्वल टू 0.05 पर तो सिर्फ एक केस बनेगा, लेकिन वो रेस्ट में आने का बनेगा, फाइनल वेलोसिटी 0 वाली, लेकिन ऐसा कुछ कहा गया नहीं है, ठीक है। इसलिए हम ए ऑप्शन के साथ जाएंगे, मस्ट बी लेस देन 0.05, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रखा है कि ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू द बेस पी क्यू ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल प्रिज्म पी क्यू आर सफर्स 2 सक्सेसिव टोटल इंटर रिफ्लेक्शंस एट पी क्यू एंड पी आर। यहाँ पर भी टी आई आर हुआ है और यहाँ पर भी टी आई आर हुआ है, 2 जगह टी आई आर हुआ है, यानी कि यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस रहे होंगे, यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस रहे होंगे वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा रहने चाहिए, एक तो कंडीशन यही लगेगी। दूसरा हमसे पूछा गया कि इफ द रिफ्रैक्टेड इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म इज म्यू देन म्यू, म्यू की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, वो हमसे पूछा गया है सवाल में ना। अब देखो भाई ये कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सबसे पहले हम ये मानते हैं कि यहाँ पर नॉर्मल जो बनेगा वो मान लो कुछ इस तरीके से बनेगा, जिस तरीके से हमें दिखाया गया कि भाई वो जो इंसिडेंट और जो इमरजेंट रेज हैं वो दोनों पैरेलल हैं, ठीक है। भी पैरेलल टू द बेस, यहाँ पर ये ऐसे इंसिडेंट हुई, निकलने के बाद जो जा रही है वो भी पैरेलल ही जा रही है। ये बोल रहा है पी क्यू एंड क्यू आर बिफोर इमर्जिंग रिवर्सेस इन डायरेक्शन, जब ये इमर्ज होती है तो अपने डायरेक्शन में रिवर्स हो जाती है, यानी कि ऑब्वियस ही बात है ये दोनों भी पैरेलल रही होंगी। तो यहाँ का एंगल ऑफ इंसिडेंस और वहाँ का एंगल ऑफ इंसिडेंस ये दोनों बराबर रहे होंगे। और ये जो ट्राइंगल दे रखा है ना, ये ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल दे रखा है, यानी कि इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होंगी। तो अगर ये दोनों साइड बराबर हैं तो इन दोनों को मैं देखो इस डायग्राम को जूम इन करके इसमें वैल्यूज रख लेते हैं। ये एंगल 45 डिग्री होगा, ये वाला एंगल भी 45 डिग्री होगा। अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो इस पैरेलल रहेगा, ये वाला एंगल भी 45 डिग्री होगा, और नॉर्मल के साथ में क्योंकि ये परपेंडिकुलर होगा, ये 45 है तो ये भी 45 रहा होगा, तो ये एंगल 45 डिग्री बनेगा, जिसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल देते हैं। तो ये भी एंगल 45 डिग्री बनेगा, जिसको एंगल ऑफ आई के बराबर ही बोल देंगे इसको, ठीक है। अगर ये एंगल ऑफ आई है तो एक तरीके से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर होगा, जो कि सिमेट्रिक एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पर भी होगा, ये भी नॉर्मल के साथ में एंगल ऑफ आर ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर अगर मैं देखूँ कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ, यहाँ पर ये अगर एंगल आर है और ये नॉर्मल था, नॉर्मल के साथ में सबसे पहले तो ठीक है, ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, और यहाँ पर देखोगे तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये तुम्हारा एंगल आर बन रहा है, तो हम अगर इस साइड के साथ में एंगल, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस निकाल लें, तो ये वाला जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा यहाँ पर, ये इसके क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए यहाँ से देखो, ये नॉर्मल था, ये नॉर्मल था तो ये इस फेस के परपेंडिकुलर था, ये 90 डिग्री था कि नहीं था, ये 90 डिग्री था। तो अगर उसमें से ये आर बन गया तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये वाला जो एंगल होगा वो 90 डिग्री माइनस आर होगा। और अगर ये 90 डिग्री माइनस आर है तो इस पूरे ट्राइंगल के अंदर ध्यान से सुनो, ये 45 डिग्री है और ये 90 माइनस आर है, तो ये कितना बनेगा, ये 45 डिग्री है और ये 45 प्लस आर बनेगा, तभी टोटल सम जो होगा वो 180 डिग्री बनेगा, क्योंकि 180 में से 90 तो इसके पास है, ये 45 तो ये भी 45, लेकिन इसमें माइनस आर है तो इसमें प्लस आर कर दो, तो ये जो एंगल बनेगा, या फिर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी टोटल सम एंगल 180 डिग्री करके इस एंगल को बीटा मान करके यहाँ की वैल्यू निकाल लो, ये एंगल जो बनेगा ये 45 डिग्री प्लस आर बनेगा। अगर ये 45 डिग्री प्लस आर बनेगा तो फिर से वही बात है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन परपेंडिकुलर थे, तो यहाँ का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये वाला जो एंगल जिसको मैं I2 बोल देता हूँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस I2, तो ये जो I2 बनेगा, ये I2 45 प्लस आर, 90 में से माइनस कर देंगे तो 45 डिग्री माइनस आर बचेगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा यहाँ पर। साथ ही साथ यहाँ पर जाऊँगा अगर मैं, तो ये भी एंगल I2 बनेगा, ये एंगल I2 बनेगा, तो यहाँ पर ये 90 माइनस I2 बनेगा, ये एंगल 90 माइनस I2। और इस वाले ट्राइंगल में क्योंकि ये 90 माइनस I2 है, ये 90 है, तो ये I2 बनेगा, ये I2 बनेगा। तो ये जो यहाँ पर अगर मैं नॉर्मल डालूंगा तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा, जिसको मैं I3 बोलूँ, ये I3 90 माइनस I2 बनेगा, I3 जो बनेगा वो 90 माइनस I2 बनेगा, और उसमें से I2 माइनस कर देंगे तो जो I3 बनेगा ये 45 डिग्री प्लस आर बनेगा। समझ में आ गई बात?
ये अब हमें I1 और I2 की वैल्यूज पता चलेगी। साथ ही साथ मैं ये बोल सकता हूँ कि फॉर TIR, पहला TIR होने के लिए जो I2 है वो भी ग्रेटर देन थीटा सी होना चाहिए, और दूसरा I3 जो है वो भी ग्रेटर देन थीटा सी होना चाहिए। दोनों के दोनों थीटा सी से ग्रेटर देन होनी चाहिए। तो सबसे पहली इक्वेशन तो ये बन जाएगा I2 यानी कि 45 डिग्री माइनस आर, ये ग्रेटर देन थीटा सी होना चाहिए। ठीक है। दूसरा जो I3 है 45 डिग्री प्लस आर, ये भी ग्रेटर देन थीटा सी होना चाहिए। अगर मुझे थीटा सी निकालना है तो मैं ध्यान से देखूं तो इसी इक्वेशन से मुझे मिल जाएगा कि इन दोनों को ऐड कर दूंगा मैं। ऐड कर दिया हमने, ऐड कर दिया दोनों इक्वेशंस को, तो 45 प्लस 45 90 डिग्री, और ये आर और आर कट जाएगा, ग्रेटर देन 2 थीटा सी। तो थीटा सी लेस देन, एक तो सबसे पहली बात तो ये बनेगी थीटा सी लेस देन 45 डिग्री। ठीक है। एक तो कंडीशन यहाँ से हमें लग रहा है कि भाई साइन थीटा सी आ गया, तो थीटा सी लेस देन 45 डिग्री होने के लिए मैं लिख दूंगा साइन थीटा सी, दोनों तरफ साइन ले लो तो ये साइन 45 डिग्री। साइन थीटा सी 1/μ होता है, क्रिटिकल एंगल 1/μ होता है, तो क्रिटिकल एंगल पर साइन की वैल्यू 1/μ होती है, तो ये 1/μ लेस देन 1/√2, तो रेसिप्रोकल करूंगा तो ये म्यू ग्रेटर देन √2 आ जाएगा। एक कंडीशन ये बन रही है हमारी ना। और मैक्सिमम टाइम पे इस ऐसे सवालों में क्या होता है कि हमें सिर्फ TR की कंडीशन लगानी, TR की कंडीशन से म्यू ग्रेटर देन √2 आएगा, और म्यू ग्रेटर देन √2 डी ऑप्शन में है, तो ये हम टिक कर देते हैं कि ये आंसर होगा। परंतु हमें जो और कंडीशन दे रखी है पहले वो भी सेटिस्फाई करनी, क्या म्यू की वैल्यू √2 पर बाकी चीज़ें सेटिस्फाई हो रही होंगी। तो हमें ध्यान से देखो, यहाँ पे एक और कंडीशन है कि ये एंगल जो है वो इंसिडेंस का ये 45 डिग्री होना चाहिए। क्या √2 की वैल्यू पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री हो पाएगा, और उसके लिए आर की वैल्यू कितनी होगी। समझ में आ गई बात। उसके लिए आर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो ध्यान से देखो, इस जगह पर रिफ्रैक्शन का लॉ यूज करो, तो यहाँ पर लिख दूंगा यहाँ का अंदर का म्यू इंटू साइन आर इक्वल टू बाहर का म्यू इंटू साइन आई। तो रिफ्रैक्शन का जो कंडीशन था वो हमने यूज नहीं करा था, सिर्फ TIR की कंडीशन यूज करी, तो हम लिख देंगे म्यू इंटू साइन आर जो है वो ग्रेटर देन 1 इंटू साइन 45 डिग्री। तो म्यू इंटू साइन आर वो इक्वल टू 1/√2 भी होगा। तो म्यू की वैल्यू यानी साइन आर की वैल्यू 1/√2 टाइम्स म्यू, ये भी लिखा जा सकता है। तो आर भी तो सेटिस्फाई होना चाहिए इसके लिए। अब आर की वैल्यू कहाँ से लिखें, सबसे पहले इसी पे चले जाते हैं। ठीक है, इसी इक्वेशन से कि ये 45 डिग्री माइनस आर जो है वो ग्रेटर देन थीटा सी अगर है, तो इसको ले आओ इधर 45 डिग्री माइनस थीटा सी, ये ग्रेटर देन आर बन जाएगा। मैंने ये इक्वेशन चूज क्यों नहीं करी, क्योंकि मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो आर इधर माइनस में आएगा, हमें आर के साथ में कंडीशन चेक करनी, तो आर प्लस में बन जाएगा तो थोड़ा ज़्यादा आसान रहेगा। तो ये आर इधर ले आए, और अब मैं दोनों तरफ साइन ले लेता हूँ। तो अब दोनों तरफ साइन लूंगा तो साइन 45 डिग्री माइनस थीटा सी विल बी ग्रेटर देन साइन आर। इसको हमें सोल्व करना पड़ेगा। मैं मानता हूँ कि JEE मेंस के हिसाब से ये थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा है, बट हाँ मैं तुम्हें बस नए कंसेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिर्फ एक ही कंडीशन पर स्टक करके आंसर मत टिक कर देना। इस क्वेश्चन को इस सीरीज में इंक्लूड करने का यही पर्पज रहा है, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन तो JEE मेंस में हर एक पेपर में एक आध क्वेश्चन तो अच्छे मिल ही जाते हैं। तो तुम्हें बस किस तरीके से क्रॉस वेरीफाई करनी है चीज़ों को, अगर एक से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं वेरीफाई करने के लिए, उसके लिए है। अब देखो ये साइन 45 डिग्री साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन भी बन जाएगा, क्योंकि साइन ए माइनस बी है, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। साइन 45 डिग्री माइनस थीटा सी ग्रेटर देन साइन आर। अब साइन आर की वैल्यू हमने निकाल ली थी 1/√2 में, तो वो रख देंगे। तो ये साइन 45 डिग्री इंटू साइन थीटा सी माइनस साइन ए कोस बी, सॉरी ये कोस थीटा सी बनेगा, माइनस कोस 45 डिग्री इंटू साइन थीटा सी, ये ग्रेटर देन 1/√2 टाइम्स म्यू। तो साइन थीटा 45 और कोस 40 1/√2 बन जाएंगे, तो मैं सीधे ही काट दूँ 1/√2 यहाँ से आएंगे, और ये वाला 1/√2 कट जाएगा। साइन थीटा सी की वैल्यू है साइन थीटा सी जो बनेगा, यहाँ पे म्यू की वैल्यू तो निकालनी है, साइन थीटा सी जो बनेगा 1/μ बनेगा। तो कोस थीटा सी की वैल्यू क्या बन जाएगी म्यू के फॉर्मेट में, स्क्वायर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1/म्यू। इसको हम लिख देंगे परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो बेस आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ पर रख दो वैल्यूज, तो स्क्वायर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1/म्यू माइनस 1/म्यू ग्रेटर देन 1/म्यू। अब फिर से म्यू कॉमन आगे सब जगह से कट जाएगा, और ये बन जाएगा यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 1, उधर जाके बन जाएगा 2, स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, तो म्यू स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 4, तो म्यू ग्रेटर देन क्या बन जाएगा, म्यू स्क्वायर ग्रेटर देन 5, यानी कि म्यू ग्रेटर देन √5। ये कंडीशन हो रही है।
कि दूसरी जगह पर अगर हमें रिफ्रैक्शन करवाना है तो इस रिफ्रैक्शन के लिए 45 डिग्री के लिए जो म्यू है वो √5 बनना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए। समझ में आ रही बात? तो म्यू ग्रेटर देन √2 एंड म्यू ग्रेटर देन √5, दो कंडीशंस हैं। ये जो TIR की कंडीशन है वो √2 से ज़्यादा होने पर म्यू पर वो सेटिस्फाई हो जाएगी, लेकिन दूसरी जगह पर रिफ्रैक्शन √5 से ज़्यादा होने पर ही पॉसिबल हो पाएगा जो 45 डिग्री पर रिफ्रैक्शन होगा। तो इसलिए दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई हों तो हम फाइनली ये बोलेंगे कि म्यू ग्रेटर देन √5 पर दोनों बोथ पॉसिबल, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। इसलिए हमारा जो म्यू का मिनिमम वैल्यू होगा वो √5 होगा, ना कि √2। तो म्यू ग्रेटर देन √5 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 बोला कि रिजिड बॉडी इन द शेप ऑफ वी शेप में एक रिजिड बॉडी है, हैज़ 2 इक्वल रैम्स, रैम्स नहीं होगा, ये आर्म्स होगा, है ना, इसको आर्म्स बोल देना। ठीक है, ये 2 आर्म्स हैं, मेड ऑफ यूनिफॉर्म रोड विद, दोनों इक्वल आर्म्स हैं, तो इसका भी मास m बोल दूं मैं, इसका मास भी m है और इसका मास भी m है। हर एक जो हिस्सा होगा उसका सेंटर ऑफ मास अपने सेंटर पर होगा, L/2 पर। मान लेते हैं इसकी लेंथ L है, L और L लेंथ है, तो ये L/2 और L/2 पर होगा, और इन दोनों का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगा। समझ में आ गई बात? इन दोनों का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास होगा यहाँ पे। अब इसमें जो नेक्स्ट बोला गया है कि व्हेन द बॉडी इज सस्पेंडेड फ्रॉम वन एंड, एक एंड से इसको सस्पेंड करा गया, तो देन अदर आर्म इज हॉरिजॉन्टल। जब इसको हैंग करा जाता है ना वर्टिकली, तो एक आर्म इसका क्या रहता है, हॉरिजॉन्टल रहता है। तो एक आर्म ऐसे हॉरिजॉन्टल रहेगा तो दूसरा एंगल थीटा पर रहेगा ऐसे। ठीक है, ऐसे रहता है। तो मैं बोल देता हूँ कि यहाँ पर तुमने इसको हैंग करा ऐसे, ठीक है ना। इस कंबाइंड ये जो कंबाइंड सिस्टम बनेगा ना, अगर ये हॉरिजॉन्टल रह पाता है तो कुछ आगे ऐसे होगा। देखो, इसका सेंटर ऑफ मास इस हिस्से का यहाँ पर था, इस हिस्से का सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पर होगा। कंबाइंड सेंटर ऑफ मास, क्योंकि टॉर्क बैलेंस होने के लिए पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जो होना चाहिए वो सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि इस लाइन पर आना चाहिए। सेंटर ऑफ मास बिल्कुल इस वर्टिकल लाइन के नीचे आना चाहिए। इसमें कंसेप्ट यही है, इस क्वेश्चन में यही कंसेप्ट यूज करने के लिए बोला गया कि ये हिंज पॉइंट बोल देते हैं, फॉर टॉर्क अबाउट हिंज 0 होने के लिए जो mg यानी कि सेंटर ऑफ मास मस्ट पास थ्रू h, क्योंकि टेंशन तो वहीं से पास होगी। अब सेंटर ऑफ मास का जो लगने वाला mg होगा वो भी वहीं से पास होगा, तभी जाकर के उसके बाद टॉर्क बैलेंस हो पाएगा। तो इसलिए सेंटर ऑफ मास को उसको वर्टिकल लाइन पर होना पड़ेगा। सेंटर ऑफ मास मस्ट बी ऑन वर्टिकल लाइन, ऐसा बोल दिया। तो अब देखो, इस हिस्से का सेंटर ऑफ मास इस आधे पर होगा, इसके हिस्से का सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पर आधे पर होगा। तो इन दोनों को मैं ज्वाइन करूँगा ये इस तरीके से, ये कंबाइंड सेंटर ऑफ मास होगा, ये यहाँ पर होगा, ये पूरा सेंटर ऑफ मास सिस्टम का। समझ में आ गई बात? मैं मान लेता हूँ कि ये वर्टिकल के साथ में ये एंगल थीटा है। ठीक है, हमने ये एंगल थीटा थीटा नहीं, क्योंकि थीटा तो इन्होंने बोल रखा है, एंगल बिटवीन दी दैम, ये एंगल थीटा दे रखा है इन दोनों को। तो देखो, ये एंगल थीटा है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। कितना होगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, इस ट्राइंगल में, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है और ये बिल्कुल वर्टिकल लाइन है, तो ये 90 डिग्री बनेगा, और ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा बनना पड़ेगा इसको। अब ध्यान से सुनो, अगर ये डिस्टेंस L/2 है ना, क्योंकि इस एंड से L/2 डिस्टेंस पर इसका सेंटर ऑफ मास होगा, और इस एंड से यहाँ से L/2 पर ये टोटल डिस्टेंस देखो तो ये L/2 ही हमें दिख अलग अजीब सा रहा है, क्योंकि हम एग्जैक्ट डायग्राम बना नहीं पा रहे हैं कितने एंगल पर वो टिल्टेड होंगे, इस वजह से हमारा। बट इस रोड का सेंटर मास जो भी होगा वो यहाँ से तो L/2 पर ही होगा, और ये वाला सेंटर मास भी यहाँ से L/2 पर ही होगा। तो कंबाइंड सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है। देखो, m मास यहाँ पर और m मास यहाँ पर, दोनों का mm मास मान लेता हूँ। डेल्टा XCM हम 0 मान लेते हैं, है ना। यहाँ पर देखूँ तो इसको 0,0 बोल दूँ, तो x में सेंटर ऑफ मास ना तो इधर जाना चाहिए ना इधर जाना चाहिए, बिल्कुल वर्टिकली लाइन में y में नीचे आना चाहिए। तो x में सेंटर ऑफ मास होने के लिए मैं बोल देता हूँ इसका x कोऑर्डिनेट तो इधर की तरफ होगा, ये तो x1 बोल देता हूँ इसके लिए, और इसके लिए ये x2 बोल देता हूँ। समझ में आ गई बात? ये x2 ऐसे बना लो कि ये यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल लो। तो यहाँ से देखूंगा, ये अगर L/2 डिस्टेंस है, अगर ये डिस्टेंस L/2 है और ये 90 डिग्री 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल कितना बनेगा, थीटा। तो L/2 का ये डिस्टेंस कितना बन जाएगा, x2 अगर मैं बोलूँगा तो x2 बन जाएगा L/2 का कोस थीटा। सिंपल x1 जो बनेगा, x1 इधर की तरफ, x1 ये जो डिस्टेंस होगी, ये टोटल L/2, और यहाँ से देख लो ना कि ये अगर एंगल, यहाँ पर एंगल थीटा बन रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ में इस लाइन का, यहाँ पर ये एंगल थीटा है,
ये एंगल थीटा बनेगा। तो फिर और कहाँ पे बनेगा, ये एंगल 90 माइनस थीटा, ये थीटा और ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये थीटा, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री है। तो फिर हम कौन सा एंगल बता सकते हैं? देखो, अगर हमें ये वाली डिस्टेंस x1 मिल जाए किसी तरीके से, तो फिर हम सेंटर ऑफ मास का x में रहने के लिए इसका m1 x1 इक्वल टू m2 x2 कर सकते हैं सेंटर ऑफ मास से, ताकि सेंटर ऑफ मास यहीं पर बना रहे, और फिर हम कंडीशन निकाल सकते हैं थीटा की। बट उसके लिए हमें चाहिए होगा x1, और x1 सीधे हमें मिल नहीं रहा क्योंकि एंगल नहीं पता। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि ये डिस्टेंस l/2 है ना। अच्छा, इस बड़े ट्राइंगल से हम ये वाला डिस्टेंस निकाल सकते हैं। देखो, इस बड़े ट्राइंगल से हम ये वाले डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये क्या बन जाएगा, l/2 का कोस थीटा l का कोस थीटा कॉम्पोनेंट, किसका, l का, l कोस थीटा। इस बड़े ट्राइंगल से, क्योंकि ये पूरी डिस्टेंस l होगी, इस पूरे डिस्टेंस l में से ये अगर ये एंगल थीटा है, तो इधर की तरफ ये कॉम्पोनेंट जो इस राइट एंगल ट्राइंगल का बेस बनेगा, ये l कोस थीटा बनेगा। तो जो x1 बनेगा वो ये डिस्टेंस कितनी बन जाएगी, पूरे l/2 में से l कोस थीटा को माइनस कर दो, तो x1 बन जाएगा l/2 माइनस l कोस थीटा। अब डेल्टा एक्स सी एम जीरो होने के लिए m1 x1 प्लस m2 x2 जीरो होना चाहिए, यानी कि m इंटू x1 कितना है तुम्हारा, x1 प्लस में है l/2 माइनस l कोस थीटा, प्लस में m2 m है और x2 कितना माइनस में है, तो माइनस का l/2 कोस थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो m से m कट गया, कॉमन आकर के l से l कॉमन आगे कट गया, यहाँ पे बन जाएगा 1/2 माइनस कोस थीटा माइनस कोस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से इसको सोल्व कर लो, ये क्या बन जाएगा 1/2, और 1/2 प्लस 1 3/2, उधर जाके 3/2 कोस थीटा बन जाएगा, 2 से 2 कट गया, कोस थीटा आ जाएगा 1/3, यानी कि थीटा कोस इनवर्स 1/3 बन जाएगा। दे रखा है ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 8 में। 8 बोल रहा है कंपोजिट स्ट्रिंग ऑफ फॉर्म्ड बाई जॉइनिंग टू स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ बट डिफरेंट मास per unit length and stretched between two rigid supports. The string 2 has mass per unit length 4 times the mass per unit length of the string 1. जो स्ट्रिंग 2 है वो मास पर लेंथ 4 टाइम्स द मास पर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 1, स्ट्रिंग 1 से 4 गुना उसका मास है। अब ए प्रोग्रेसिव इसमें देख लो, अगर इसको मैं म्यू बोलता हूँ रिफ्रैक्टिव इसका मास डेंसिटी, तो इसका 4 गुना है, ये 4 म्यू है, ठीक है ना, ऑफ इक्वल लेंथ, लेंथ दोनों की बराबर है एल और एल। अब बोल रहा कि स्ट्रिंग 2 हैज मास पर लेंथ 4 टाइम्स द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 1। ए प्रोग्रेसिव वेव ट्रेवलिंग इन स्ट्रिंग 1, स्ट्रिंग 1 में जो वेव ट्रेवल कर रही है इंसिडेंट ऑन द बाउंड्री, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट रे गोज इनटू स्ट्रिंग 2। देखो, एनर्जी का फ्रैक्शन पूछा है, कितनी एनर्जी उसमें जाएगी। तो सबसे पहले तो मैं वेलोसिटी देख लूँ, वेलोसिटी स्क्वायर रूट ऑफ टी बाई म्यू होता है, ठीक है ना। तो सिंस μ2 जो है वो 4 टाइम्स μ1 है, तो v2 जो होगा वो v1/2 होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ म्यू के प्रोपोर्शन में है, सीधा सीधा बोल सकता हूँ। तो अगर मैं इसकी वेलोसिटी को v लिखता हूँ, तो इसकी वेलोसिटी उसके डबल होगी, सीधे सीधे, है ना। इसकी जो भी वेलोसिटी होगी उसका 1/2 होगा इधर, तो इसकी जो भी होगी उसका डबल होगा इधर। तो मैं सिंपल रेशियो में लिख लेता हूँ ना सीधा, इसका म्यू तो इसका 4 म्यू, इसका v तो इसका 2v, सिंपल तरीके से लिख सकता हूँ मैं। अब क्योंकि जो ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड होता है वो 2v2/v1 प्लस v2 इंटू ए इंसिडेंट होता है, ठीक है, 2v2/v1 प्लस v2 इंटू ए आई होता है। v1 v2 रखते हैं इसमें, क्या बन जाएगा, v2 v दे रखा है 2 टाइम्स ये v दे रखा अपॉन में, ये कितना बन जाएगा 2v प्लस v 3v बन जाएगा, इंटू एम्पलीट्यूड इंसिडेंट वेव का ए मान लेते हैं, ये ए आई है, ठीक है, 80, v से v कट जाएगा, ये बन जाएगा 2/3 इंटू ए आई। ये ट्रांसमिटेड और इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड का रिलेशन है, यानी जो भी एम्पलीट्यूड आएगा उसका 2/3 टाइम से आगे जा पाएगा। अब जो पावर एनर्जी के लिए देखेंगे, पावर एनर्जी ट्रांसफर, उसके लिए पावर देख लेते हैं कि पावर कितना है। जब ट्रैवलिंग वेव में पावर कितना होता है, ट्रैवलिंग वेव में पावर जो होता है हाफ म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू वी। अब ओमेगा तो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी तो सेम रहती है, इंसिडेंट ट्रांसमिटेड रिफ्लेक्टेड वेव की फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। म्यू बदल रहा है यहाँ पर, एम्पलीट्यूड बदल रहा है, साथ में स्पीड भी तो बदलेगा, v√t/म्यू होता है। तो ऐसा करते हैं कि जो म्यू है उसको v के फॉर्मेट में रख देते हैं, या फिर v को म्यू के फॉर्मेट में, क्योंकि हमें v और म्यू के रिलेशन पता है। तो यहाँ से ऐसा कर लो कि ये जो म्यू है, म्यू को रख दो t/v², दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो v² t/म्यू, तो म्यू आ जाएगा t/v²। ये पावर p जो बन जाएगा हाफ टाइम्स म्यू
और ये ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर सॉरी म्यू की वैल्यू क्या रख देंगे, टी बाई वी स्क्वायर, टी बाई वी स्क्वायर, क्योंकि सीरीज में टेंशन भी सेम रहेगी, इनटू वी। तो ये पावर जो बनेगी वो हाफ टाइम्स टी टाइम्स ओमेगा स्क्वायर इंटू, और एक वी से एक वी कट गया तो नीचे बन जाएगा ए स्क्वायर अपॉन में वी। तो पावर या फिर बोलो एनर्जी है वो ए स्क्वायर वी के, ए स्क्वायर बाई वी के प्रोपोर्शन में रहेगी। तो पावर इंसिडेंट अपॉन में पावर ट्रांसमिटेड, ट्रांसमिटेड का पूछा है कितना फ्रैक्शन, तो पावर ट्रांसमिटेड बाई पावर इंसिडेंट लिख देते हैं। वो ए एम्पलीट्यूड ट्रांसमिटेड अपॉन में एम्पलीट्यूड इंसिडेंट का स्क्वायर इंटू वी ट्रांसमिटेड अपॉन में वी इंसिडेंट, इसका वैल्यू। तो ट्रांसमिटेड जो वैल्यू है वो 2/3 टाइम्स ए आई है, तो इनको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से ए ट्रांसमिटेड अपॉन में ए इंसिडेंट 2/3 बनेगा, तो ये बन जाएगा 2/3। और ट्रांसमिटेड यानी कि बाद की वेव में वेलोसिटी वी है, इनिशियली 2v था, यहाँ पर इसका तो स्क्वायर बन जाएगा और ये v से v कट जाएगा तो 4/3 टाइम्स 1/2, तो ये बन जाएगा सॉरी 3 का स्क्वायर 9, तो 2 से 2 कट जाएगा तो ये कितना बन जाएगा, सॉरी v जो है वो रेसिप्रोकल में है तो ऊपर vi आएगा और नीचे vt बनेगा, तो ये 2v/v बनेगा, कितना बनेगा 2v अपॉन में v, तो ये v से v कट जाएगा तो 2 ऊपर रहेगा 2 अपॉन में 1, तो 2 2 जा 4 और सॉरी 4 2 जा 8, 8/9, ये फ्रैक्शन जो बनेगा वो 8/9 फ्रैक्शन जो होगा वो ट्रांसमिट होगा, जो एनर्जी आएगा उसका। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रखा है कि द स्फीयर ऑफ मास 1 kg एंड रेडियस 1 मीटर रोल्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस विद स्पीड 4 मीटर पर सेकंड, द फोर्स 1, भाई आधे स्फीयर की वजह से दूसरे आधे स्फीयर पर कितना फोर्स होगा ये हमसे पूछा गया है। सबसे पहली बात तो प्योर रोल कर रहा है ये, है ना, आधा स्फीयर दूसरे आधे स्फीयर पर कितना फोर्स लगा रहा होगा नेट, वो पूछा गया है। तो वैसे तो कैलकुलेट नहीं कर नहीं सकते कि हर जगह कितना फोर्स लग रहा है, कहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है, आधे आधे पे हमें तो पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट का यूज करेंगे, भाई जो भी नेट फोर्स होता है वो मास इंटू एसीएम के बराबर होता है। बट उसके लिए एसीएम वगैरह निकालेंगे, प्योर रोलिंग कंडीशन जो दे रखी है उसके लिए वीसीएम जो होता है वो ओमेगा इंटू आर के बराबर होता है। वीसीएम 4 दे रखा है, ओमेगा ओमेगा कितना हमें निकालना है, और रेडियस दे रखी है 1 मीटर, तो ओमेगा जो बनेगा वो भी 4 रेडियन पर सेकेंड बन जाएगा। अब ध्यान से सुनो, जो आधा स्फीयर होगा उसका सेंटर मास कहाँ होगा, हमें कौन से आधे पार्ट पूछे, द फोर्स ऑन 1/2 ऑफ द स्क्वायर ए बी सी बाई 1 इसका ऑन दिस, किसी भी एक पार्ट पर दूसरे पार्ट की वजह से वो तो सेम ही रहेगा ना। ए डी सी वाले पार्ट पर देखें तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, सेंटर ऑफ मास हेमिस्फेयर है, सॉलिड हेमिस्फेयर, क्योंकि कुछ बोला गया नहीं है तो सॉलिड स्फेयर मान के चलेंगे, है ना। सॉलिड स्फेयर के लिए ये क्या बन जाएगा, 3r/8 बनता है सेंटर ऑफ मास, 3r/8। और ये सेंटर ऑफ मास क्योंकि सर्कल में घूमेगा, क्योंकि ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से कोई एक्सेलरेशन नहीं इस पॉइंट के पास में, ये जो पॉइंट बनेगा सेंटर ऑफ मास वाला जो पॉइंट बनेगा इसके पास में ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है। किसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट के पास में, ये पॉइंट P बोल दूं तो एक्सेलरेशन ऑफ P वो ट्रांसलेशनल मोशन का और सेंट्रीपिटल रोटेशनल मोशन का, सर्कुलर मोशन का जो एक्सेलरेशन होगा वो उन दोनों के बराबर होगा, और ये तो जीरो है, तो पी पॉइंट की एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर इंटू आर के बराबर ही होगी, जो कि सर्कल में घूमने की वजह से आएगी, और वो किधर की तरफ आएगी, सेंटर की तरफ। समझ में आएगी बात। तो जो भी फोर्स होगा वो ए पी, ये जो ओमेगा स्क्वायर आर है ये प्रोवाइड करवा रहा होगा। आर उसका कितना है, ओमेगा स्क्वायर आर सी एम, और आर सी एम कितना है, सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस, वो आर जो होगा वो आर सी एम वो कितना बन जाएगा, 3r/8। आर की वैल्यू 1 है तो 3/8 मीटर ही बन जाएगा, क्योंकि आर की वैल्यू 1 मीटर है। तो अब जो एफ नेट होता है वो टोटल मास इंटू ए सी एम के बराबर होता है। ए पी जो है वो ए सी एम ऑफ हाफ स्फेयर है, आधे स्फेयर का ए सी एम है, इस एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है। नेट फोर्स जो भी लगेगा वो लेफ्ट आधे हिस्से की वजह से बनेगा, राइट वाले आधे हिस्से पर जो फोर्स लगेगा, क्योंकि जो अब तुम बोलोगे सर नॉर्मल भी तो लग रहा होगा, नेट फोर्स में नॉर्मल भी आना चाहिए, लेकिन वो नॉर्मल जो है वो तो नीचे लगने वाले एमजी को बैलेंस करेगा। ये जो एक्सेलरेशन है हॉरिजॉन्टल में है, ये जो एक्सेलरेशन है वो एसीएम जो बनेगा, एसी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वो हॉरिजॉन्टल में बनेगी। हॉरिजॉन्टल में नॉर्मल का कोई कंपोनेंट नहीं है, ना एमजी का है, तो वो सिर्फ स्फेयर की वजह से आ सकता है। तो एफ नेट जो बनेगा वो मास इसका आधा हो जाएगा m/2 इंटू ए सी एम ओमेगा स्क्वायर आर सी एम, ये रख देंगे इसमें। मास की वैल्यू कितनी है, 1 kg था तो 1/2 इंटू ओमेगा स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर इंटू आर सी एम कितना बन जाएगा, 3/8। तो 8 2 जा 16 और ये 4 का स्क्वायर से कट जाएगा। जो नेट फोर्स बनेगा लेफ्ट से राइट वाले पर 3 न्यूटन, राइट से लेफ्ट वाले पर भी 3 न्यूटन ही रहेगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। सी ऑप्शन विद करेक्ट आंसर, 3 दे रखा है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में देखा डायग्राम ऑफ ए लॉजिक
सर्किट इज गिवन, द आउटपुट ऑफ द सर्किट इज रिप्रेजेंटेड बाई, इसका आउटपुट किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ध्यान सुनो। डब्लू और एक्स गया यहाँ से, डब्लू और एक्स गया, तो ये क्या है, और गेट है। और गेट क्या करता है, ए और बी, यानी कि ए या बी में से दोनों का काम, कोई एक काम करे तो काम बन जाएगा, यानी कि वो एडिशन करता है। तो ये डब्लू प्लस एक्स कर देगा। इधर से फिर से और गेट, ये डब्लू प्लस वाई कर देगा। तो डब्लू प्लस एक्स गया, डब्लू प्लस वाई, ये एंड गेट है, ये मल्टीप्लाई कर देगा। तो ये बन जाएगा डब्लू प्लस एक्स इंटू डब्लू प्लस वाई। तो हमारा जो आउटपुट बनेगा वो आउटपुट वाई डब्लू प्लस एक्स इंटू डब्लू प्लस वाई बनेगा। अब ऐसा डायरेक्टली ऑप्शन में कहीं है नहीं, तो हम क्या कर लेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या कर लेंगे, डब्लू प्लस डब्लू इंटू डब्लू, तो डब्लू बन जाएगा, डब्लू इंटू वाई प्लस डब्लू इंटू वाई, प्लस पहला एक्स के साथ करेंगे डब्लू इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू वाई। अब एक काम करो, इन दोनों में से डब्लू कॉमन ले लो, तो ये बन जाएगा डब्लू प्लस डब्लू टाइम्स एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई प्लस में एक्स वाई। अब इन दोनों में से डब्लू कॉमन ले लो, इन दोनों में से डब्लू कॉमन ले लो, तो वाई बन जाएगा 1 प्लस डब्लू बाहर आ जाएगा, 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई। अब देखो एक्स प्लस वाई की वैल्यू जो मर्जी आए, उसमें 1 ऐड होगा ना, तो ये सिंपल 1 बनेगा हमेशा, चाहे ये 1 रहे चाहे 0 रहे, चाहे इसकी वैल्यू 1 बने चाहे 0 बने, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 अगर ऐड हो गया तो फिर वो 1 ही बनाएगा हमेशा। तो 1 इंटू डब्लू, तो फिर डब्लू रहेगा, तो डब्लू प्लस एक्स इंटू वाई, ये तुम्हारा, सॉरी फिर आउटपुट को हम वाई ना बोलें वरना दिक्कत हो जाएगी, तो हम इसको बोल देते हैं कुछ आउटपुट पी बोल देते हैं, पी पॉइंट पर हो रहा है। तो ये पी जो बनेगा वो डब्लू प्लस एक्स इंटू वाई बनेगा। कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन, ये दैट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 बोल रखा है कि द मिनिमम स्पीड फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द लॉन्ग सिलेंड्रिकल पाइप इज दिस। डायमीटर जो दे रखा है उसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है, यानी कि 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। बिकम टर्बुलेंट, डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखा है, और 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। विस्कोसिटी नीटा दे रखी है 10⁻³ न्यूटन सेकेंड इंटू पर मीटर स्क्वायर, ये 10⁻³ ये विस्कोसिटी दे रखी है। हमसे पूछा गया था रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू भी 3000 दे रखी है। रेनॉल्ड नंबर देखो, रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला जो होता है ये रो वी डी अपॉन में नीटा होता है। ये रेनॉल्ड नंबर वो नंबर होता है जहां पर वेयर फ्लो रेनॉल्ड नंबर, सॉरी ये रेनॉल्ड नंबर तो जो रेनॉल्ड नंबर जो क्रिटिकल वेलोसिटी होती है, क्रिटिकल वेलोसिटी के लिए रेनॉल्ड नंबर जो होता है ये डिफाइन करता है टाइप ऑफ फ्लो। टाइप ऑफ फ्लो यानी कि टर्बुलेंट होगा कि लेमिनार होगा वो डिफाइन करेगा। लेकिन अगर ये रेनॉल्ड नंबर अगर 3000 या उससे ज़्यादा होता है तो फिर टर्बुलेंट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। क्रिटिकल वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है वहाँ पर जो लेमिनार से वो टर्बुलेंट फ्लो की तरफ मूव करना स्टार्ट करता है, वहाँ पर वो जो रेनॉल्ड नंबर है क्रिटिकल वेलोसिटी का वो 3000 दे रखा है। तो मिनिमम स्पीड बताने की जो वाटर थ्रू ए लॉन्ग सिलेंडर पाइप बिकम्स टर्बुलेंट, कम से कम कितनी स्पीड होनी, कम से कम जो वी मिनिमम होना चाहिए, वी मिनिमम फॉर टर्बुलेंट कितना होना चाहिए, टर्बुलेंट फ्लो वो होना चाहिए वी क्रिटिकल के बराबर उस समय। और क्रिटिकल वेलोसिटी के लिए फिर रेनॉल्ड नंबर 3000 दे रखा है, तो 3000 को अपन कर देंगे रो वी डी बाई नीटा के इक्वल, ठीक है। तो 3000 विल बी रो यानी कि 10⁻³ इंटू वी हमें निकालना ही है, और डी कितना दे रखा है 10⁻² अपॉन में नीटा, नीटा कितना बन जाएगा 10⁻, कितना दे रखा है नीटा -3, 10⁻, ये 10⁻³ से 1000 कट जाएगा, -2 से -2 कट जाएगा तो -1 बच जाएगा पावर, और -1 उधर जाएगा तो भी बन जाएगा कितना 3 इंटू 10⁻⁻1 यानी कि 0.3, ठीक है। ये तो दे रखा है। ये जो वैल्यू है इसमें 3 तो कहीं नहीं आ रहा, 0.3 तो कहीं नहीं आ रहा है, गलती क्या करी, रो 10⁻³ है वी डी, अच्छा डी जो डायमीटर था वो 2 सेंटीमीटर था, तो 2 इंटू 10⁻², ये 2 ही बनेगा यहाँ पर, तो ये 2 इधर जाएगा अभी, तो 2 से डिवाइड भी होगा, तो 0.3/2 0.3/2 मीटर पर सेकेंड बन जाएगा, ठीक है। ये 0.15 मीटर पर सेकेंड, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12 हमें बोल रखा है कि मेटेलिक स्फीयर है, दो मेटेलिक आइडेंटिकल हैं, दो मेटेलिक स्फीयर्स हैं, और
मेटेलिक स्फीयर नहीं, शीट्स हैं, सॉरी, दो मेटेलिक शीट्स हैं, एक ये शीट ले लो और एक ये शीट ले लो, ठीक है। दोनों का जो एरिया है, एरिया वो वैल्यू उसकी थोड़ी इस तरीके से दे रखें, बाद में शायद कैंसिल आउट हो जाएंगी, 17 इंटू 27 मीटर स्क्वायर। और अरेंज पैरेलल विद सेम सम सेपरेशन, दोनों के बीच का वो सेपरेशन है। इन वैक्यूम थर्मल एनर्जी एट ए कॉन्स्टेंट रेट पी इज जनरेटेड। अच्छा, इस वाली शीट, इसको शीट 1 बोल देते हैं, इसको शीट 2 बोल देते हैं, इसमें करंट फ्लो करवाया जाता है, ठीक है ना। और इसमें जो डी क्यू बाई डी टी है, जो पावर जनरेट हो रही है वो पी दे रखा है ना, जनरेट हो रही है इतनी हीट लॉस से, इतनी पावर इसको लगातार मिलती जाएगी, इतना इतना हीट इसको मिलता जाएगा। अब वो इसको रेडिएट करेगा, समझ में आ गई बात, इसको रेडिएट करेगा। अभी बोल रखा है कि P इज जनरेटेड इन वन ऑफ द शीट्स बाय पासिंग थ्रू करंट इन इट, द स्टेडी स्टेट द टेम्परेचर इन द अदर शीट इज फाउंड टू बी 300 केल्विन। दूसरी टेम्परेचर का दूसरी शीट जिसका टेम्परेचर है वो 300 केल्विन के बराबर है। अभी बोला द वैल्यू इन P इज, अच्छा सिग्मा में दे रखा है स्टीफन्स कांस्टेंट, रेडिएशन वगैरह का यूज में लेना है, इसका टेम्परेचर 300 केल्विन मेंटेन रहता है। तो हम बोलेंगे देखो इस शीट में जितनी भी पावर प्रोड्यूस हो रही होगी, वो पावर जब इधर की तरफ जाएगी तो वो इसको एब्जॉर्ब करेगा, इसको एब्जॉर्ब करेगा और फिर उसको रेडिएट करेगा। तो ये सेकंड नंबर की शीट जितनी भी पावर प्रोड्यूस जो एब्जॉर्ब करेगी, वो लगातार उतनी की उतनी एनर्जी का वो क्या कर रही होगी, रेडिएट भी कर रही होगी। तो शीट 2 के लिए देखूँ अगर मैं, मान लो इसका टेम्परेचर कुछ, सबसे पहले तो मैं इसका टेम्परेचर नहीं पता है ना, पहली जो शीट है उसका सबसे पहले हमें टेम्परेचर नहीं पता। तो शीट 2 के लिए इक्वेशन लिख देते हैं पहले तो, शीट 2 डी क्यू बाई डी टी एब्जॉर्ब्ड जो होगी वो डी क्यू बाई डी टी रिलीज के बराबर होगी। और ये जो शीट 2 जो एब्जॉर्ब करेगी वो डी क्यू बाई डी टी रेडिएटेड बाई वन फेस। समझ में आ गई बात, इसका जो वन फेस होगा, इस फेस से इसका टेम्परेचर हम टी मान लेते हैं, और इससे जो रेडिएटेड हीट होगी, इसका ये दोनों तरफ ऐसे रेडिएट कर सकता है ये भी, और ये भी दोनों तरफ ऐसे रेडिएट कर सकता है, लेकिन यहाँ से जो रेडिएटेड हीट होगी ये सिर्फ इसके पास जाएगी और ये सिर्फ इसी को एब्जॉर्ब कर सकता है, जो 300 केल्विन वाला जो ऑब्जेक्ट है। तो ये जो हीट एब्जॉर्ब करेगा, समझ में आ रही है ना, वो दोनों तरफ से ऐसे रेडिएट करेगा। तो जो हीट प्रोड्यूस्ड यहाँ पर होगी, ये यहाँ पे कितनी एमिट करेगा, सिग्मा ई ए, हम इसके लिए लिखेंगे सिग्मा ई ए, इसका टेम्परेचर जो भी है टी की पावर 4 विल बी इक्वल टू, उसके लिए जो रेडिएटेड हीट होगी दोनों सरफेसेस से करेगा 2 टाइम्स, ये 2 फेसेस से हो रहा है इस वजह से 2 आया, एक फेस की कितना बनेगा सिग्मा ई ए, उसका टेम्परेचर 300 की पावर 4। तो यहाँ से एक तो हमें ये पता चल गया कि सिग्मा ई ए टी की पावर 4 इसकी वैल्यू कितनी है, 2 सिग्मा ई ए 300 की पावर 4 के बराबर है, ठीक है। दूसरा, अब जो पहली वाली जो शीट है, पहली वाली शीट जो भी हीट प्रोड्यूस कर रही होगी वो लगातार एमिट कर रही होगी, वो क्या कर रही होगी, लगातार एमिट कर रही होगी, साथ में इधर से जो आने वाली हीट है वो भी इसको मिल रही होगी। तो जितनी हीट ये रेडिएट करेगी और जितनी हीट एब्जॉर्ब करेगी, नेट हीट का जो प्रोडक्शन है, नेट हीट का प्रोडक्शन है, वो जितनी लूज करेगी और जितनी गेन कर लेगी उनका डिफरेंस ले लेंगे तो उतना नेट हीट लॉस होगा। वो नेट हीट लॉस किसके बराबर होना चाहिए, जो पावर पी इसको मिलेगा। समझ में आ गई ये बात, जो पावर पी इलेक्ट्रिकली जनरेटेड हो रहा है उसके बराबर जो रेडिएट हो गई वो नेट रेडिएटेड हीट के बराबर होना चाहिए, ताकि इसका भी टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहे। उसके लिए हम कंडीशन ये लगा देंगे इसमें कि ये जो पावर पी इसमें जनरेट हो रही है इलेक्ट्रिकली, वो इसकी नेट हीट रेडिएटेड के बराबर, जो रेडिएटेड और एब्जॉर्ब्ड है उसके उसके नेट के बराबर हो जाएगा। तो शीट 1 के लिए कंडीशन लगा देते हैं, शीट 1 के लिए जो पावर प्रोड्यूस हो रही है वो डी क्यू बाई डी टी नेट, डी क्यू बाई डी टी नेट रेडिएटेड के बराबर हो जाएगा, यानी कि सिग्मा ई ए टी की पावर, सिग्मा ई ए टी की पावर 4 माइनस 300 की पावर 4 सराउंडिंग टेम्परेचर की पावर 4, ठीक है, इसके बराबर लिख देंगे। तो सिग्मा ई ए, देखो इसको लिख देंगे सिग्मा ई ए टी की पावर 4, देखो यहाँ से सीधा सीधा कर दो ना कि ये 2 सिग्मा ई ए को सिग्मा ई ए से काट दो, और वैसे हम इनको कुछ नहीं दे रखा, ई तो 1 मान लेंगे, जो आइडियल ब्लैक बॉडी है जो इतनी इंसिडेंट होगी उतनी एब्जॉर्ब कर लेंगे सरफेसेस पर इस तरीके से। तो सिग्मा ई ए टी की पावर 4, और टी की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, यहाँ से टी की पावर 4 को 2 टाइम्स 300 की पावर 4, तो 2 टाइम्स और ये 300 की पावर 4 लिखेंगे, और उसमें से 300 की पावर 4 ये माइनस होगा ना इसमें राइट हैंड वाली सरफेस से, ये इतना चला जाएगा, सिग्मा ई टी की पावर 4 माइनस 300 की पावर 4
उसकी पावर वैल्यू रखेंगे। लेकिन देखो हमने ये चीज़ मिस करी है कि हमने सिर्फ राइट वाली सरफेस पे लिखा है कि जो राइट हैंड साइड वाली सरफेस होगी यहाँ से कितना नेट रेडिएट हो पाएगा, कि यहाँ से रेडिएट भी करेगी और यहाँ से आने वाली हीट को एब्जॉर्ब भी करेगी, ठीक है। लेकिन इधर वाली सरफेस से तो सिर्फ रेडिएट कर पाएगी, तो लेफ्ट वाली सरफेस के लिए तो सिर्फ सिग्मा, लेफ्ट वाली सरफेस के लिए सिग्मा ई ए टी की पावर 4 ही लग पाएगा। समझ में आ गई बात। अच्छा यहाँ पर रखेंगे जो टी की पावर 4 है, टी की पावर 4 को 2 टाइम्स 300 की पावर 4 रख देंगे यहाँ पर, तो जो पावर पी बनेगा वो सिग्मा ई ए, यहाँ पे टी की पावर 4 को 2 टाइम्स 300 की पावर 4 रख देंगे, तो 2 टाइम्स 304 में से एक चला गया तो ये 300 की पावर 4 बन जाएगा, और यहाँ पर 2 टाइम्स 300 की पावर 4 रख देंगे इसको, तो 2 + 1 ये 3 टाइम्स बन जाएगा, 3 टाइम्स 300 टू द पावर 4। समझ में आ गई बात। अब इसकी वैल्यू रख देंगे, सिग्मा ई की वैल्यू 1 रख लेंगे क्योंकि कुछ दे नहीं रखा तो हम आइडियल ब्लैक बॉडी मान लेंगे। सिग्मा की वैल्यू है 13/7, 13/7, 13/7, 17/3 है ना, 17/3 इंटू एरिया कितना है 10 टू द पावर 3 अपॉन में 17 इंटू 27 इंटू ये 3 है, और ये 3 की पावर 4 कितना बन जाएगा 27 इंटू 3 बन जाएगा, इंटू ये 10 टू द पावर, इंटू 10 टू द पावर ये 4 टू 8 बन जाएगा, ठीक है ना। 17 इंटू 10⁻8 भी था ये सिग्मा की वैल्यू में, तो 10 टू द पावर -8 वो रहेगा। देखो -8 से तो पावर -8 कट जाएगा, 27 से सीधा ये 27 कट जाएगा, इस 3 से मान लो ये 3 कट गया, 17 से 17 कट गया, सब कट गया, 10 टू पावर 3 और ये 3 बच गया, और 10 टू द पावर 3 बच गया, 2 बच गए। तो जो पावर बनी वो 3 इंटू 10 टू द पावर 3 वोट बनी, यानी कि 3 किलो वोट बनी। हमसे आंसर में क्या पूछा गया था, पावर बतानी है द वैल्यू ऑफ पी इन किलोवाट, किलोवाट के अंदर तो फिर वैल्यू 3 बन जाएगी, तो 3 विल बी द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 बोला द लोअर एंड ऑफ द यूनिफॉर्म स्ट्रिंग हुज अपर एंड इज अटैच टू द सीलिंग। स्ट्रिंग है उसका लोअर एंड और अपर एंड जो है वो सीलिंग पर अटैच्ड है, ठीक है ना। इज ऑसिलेटेड सिंपल हार्मोनिकली विद फ्रीक्वेंसी। अच्छा लोअर एंड पर इसको ऑसिलेट करवाया गया फ्रीक्वेंसी एफ एंड एम्पलीट्यूड ए से। द रिलेशन बिटवीन ए एंड एफ, यानी कि लोअर एंड ऐसे ही है, ऐसे यूनिफॉर्म स्ट्रिंग हुज अपर एंड एट सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, फ्रीक्वेंसी एफ है एम्पलीट्यूड ए है। द रिलेशन बिटवीन ए एंड एफ इफ द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू द is oscillated pendulum simple harmonically. Relation between A and F if the maximum acceleration of the particle is equal to the acceleration of wave. अच्छा यहाँ पर एक पल्स जनरेट करवाई गई, उस पल्स में पार्टिकल ओसिलेट करेगा, उस पार्टिकल की ओसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड है, समझ में आ गई बात, उसका एम्पलीट्यूड A है और फ्रीक्वेंसी उसकी ओसिलेशन की F है। समझ में आ गई बात। अब इसमें जो पल्स बनेगा, सबसे पहली बात तो पल्स इसके जो एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो सकता है ए मैक्स जो बन सकता है SHM में, वो ओमेगा स्क्वायर इंटू ए होता है। ओमेगा को 2πf लग देंगे इंटू स्क्वायर, इसका स्क्वायर इंटू एम्पलीट्यूड ए, तो जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन पॉसिबल है 4π² f स्क्वायर इंटू ए, इतनी पॉसिबल है। समझ में आ गई बात। उसके लिए बोल रखा है कि अब उसका ग्रेविटी g है, तो उसके साथ में रिलेशन बताना है। तो एक्सेलरेशन तो हमें पता है कितनी हो सकती है मैक्सिमम, उसका बोल रहा है रिलेशन ए एफ एंड और जी के साथ में ये हमें रिलेशन बताना है, इसका रिलेशन क्या होगा। तो सबसे पहली बात देखो तो जो वेलोसिटी स्ट्रिंग में अगर चलता है तो वेलोसिटी का जो इसका पल्स का जो एक्सेलरेशन होता है वो g/2 होता है। समझ में आ रही बात। जो पल्स वेव में ट्रैवल करती है खुद के वेट की वजह से, वो g/2 के एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ मूव करती है। तो अगर तुम्हें पता है और बोला कि ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन वेव की एक्सेलरेशन के बराबर है, तो वेव की एक्सेलरेशन इसको g/2 के बराबर कर देंगे, तो ये जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन ऑफ वेव के बराबर अगर हमें दे रखा है तो 4π² f² a विल बी इक्वल टू g/2। 2 इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा 8π² f² a इज इक्वल टू g। अब जिन बच्चों को ये नहीं पता कि ये एक्सेलरेशन g/2 होता है, उसके लिए मैं बता देता हूँ कि कैसे आएगा। ये एक्सेलरेशन g/2 पल्स जो है वो एक्सेलरेटेड क्यों मूव करती, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी क्यों नहीं मूव कर रही, क्योंकि जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊँगा टेंशन बढ़ेगी तो स्पीड बढ़ेगी, वेव की स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि स्पीड होती है √T/में। तो क्योंकि स्पीड बढ़ रही है तो फिर एक्सेलरेटेड है मोशन। तो हम क्या करते हैं किसी हाइट y पर जा करके यहाँ पर टेंशन लिखते हैं T/y। तो T/y जो होगा नीचे वाले मास का mg के बराबर होगा। तो T/y नीचे वाला मास m/ लेंथ l मान लेता हूँ, तो या फिर मास पर यूनिट लेंथ म्यू ही दे रखा है, तो म्यू इंटू कितनी लेंथ है नीचे, मान लो ये y लेंथ है, तो म्यू इंटू y इसका मास हो जाएगा इंटू g, ये टेंशन बन जाएगा, तो वेलोसिटी बन जाएगी √Ty अपॉन में म्यू, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये √Gy बन जाएगा। तो एक्सेलरेशन जो बनेगी वो v इंटू dv अपॉन में dy बन जाएगा, क्योंकि v एज ए फंक्शन ऑफ y आ रहा है। तो वेलोसिटी √Gy इंटू इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में 2
रूट वाई और रूट जी तो ऊपर ऐसे कैसे रहे, क्योंकि रूट जी तो कांस्टेंट था, रूट वाई का डिफरेंशिएशन 1.2 रूट वाई, तो रूट वाई से रूट वाई कट भी गया और रूट जी जी बन गया अपॉन में 2, ये एक्सेलरेशन जी बनता है वेव का एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से फिर आंसर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट जो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। 14 हमसे बोला गया है कि सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस 1 मीटर एंड पाई के जी, इसका मास पाई के जी है, जो कि सेंटर ऑफ मास पर नीचे की तरफ पाई इंटू जी, एम जी की वैल्यू पाई इंटू जी लगता हुआ माना जा सकता है। इस रस्सी की वजह से यहाँ पर जो टेंशन लग रही होगी वो टी ऊपर की तरफ लग रही होगी। अब हमसे बोला गया है कि फ्रॉम दी सीलिंग विद द हेल्प ऑफ एन आइडियल स्ट्रिंग कैरीज ए करंट आई, इसके अंदर करंट आई फ्लो कर रहा है और इन द प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देखो करंट आई फ्लो कर रहा होगा तो या तो मैग्नेटिक मोमेंट एम ऊपर की तरफ होगा या फिर नीचे की तरफ होगा मैग्नेटिक मोमेंट। बट अगर मैं इस पॉइंट के ये अगर इक्विलिब्रियम में है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में बोल रखा है कि रिमेन्स इन इट्स प्लेन हॉरिजॉन्टल, द करंट आई की वैल्यू कितनी होगी, ध्यान से सुनो। ये अगर इक्विलिब्रियम में है तो इस पॉइंट पी के अबाउट भी इक्विलिब्रियम में होगा, तो mg का टॉर्क तो ऐसे टॉर्क ऑफ mg ऐसे आ रहा है, तो टॉर्क ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ आना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है अपोजिट डायरेक्शन में, ताकि वो बैलेंस हो पाए। और टॉर्क ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट को मैग्नेटिक फील्ड में लाने के लिए टॉर्क लगता है। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ लाने के लिए उसको ऐसे टॉर्क लगाएगा क्लॉकवाइज, तो mg का टॉर्क भी क्लॉकवाइज, मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क भी क्लॉकवाइज, तो वो घूम जाएगा, इसलिए नीचे की तरफ तो नहीं हो सकता। मैग्नेटिक फील्ड का अगर मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क उसको अपने डायरेक्शन में लाने के लिए एम क्रॉस बी लेफ्ट डायरेक्शन में लगेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो वो mg का टॉर्क को बैलेंस कर सकता है, तो ये वाली डायरेक्शन जरूर हो सकती है। बट जो भी है m जो होगा परपेंडिकुलर टू प्लेन होगा, जो कि परपेंडिकुलर टू बी बनेगा। ये जो रिंग का प्लेन है यहाँ पे परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड आएगा, उसके परपेंडिकुलर बी आएगा। अब मैग्नेटिक मोमेंट के ऊपर होने के लिए करंट जो बनना चाहिए, करंट इस तरीके से फ्लो करना चाहिए, ऐसे करंट की डायरेक्शन ऐसे, क्योंकि ऐसे फ्लो करेगी तभी राइट हैंड रूल से अगर मैं करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करूंगा राइट हैंड के फिंगर्स को, तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन थंब से मिल जाएगी जो ऊपर की तरफ आएगी, तो ऐसे करंट फ्लो करना चाहिए। ऊपर से अगर इसका मैग्नेटिक करंट को कॉइल को देखूंगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता हुआ दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज, और नीचे से देखूंगा तो नीचे से वो क्लॉकवाइज घूमता हुआ दिखेगा, तो नीचे से क्लॉकवाइज ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज। अब मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं ना, तो टॉर्क ऑफ mg अबाउट p, टॉर्क ऑफ mg और टॉर्क ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट या फिर मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या होना चाहिए, एक दूसरे को बैलेंस करने चाहिए, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट है, अपोजिट तो है इक्वल भी होने चाहिए मैग्नीट्यूड में, ताकि नेट टॉर्क जीरो बन पाए। तो mg का टॉर्क तो कितनी डिस्टेंस पर लग रहा है, mg डिस्टेंस r/2 पर लग रहा है, और mg का मैग्नेट तो mg इंटू आर बाई सॉरी डिस्टेंस r, सेंटर से सर्कमफेरेंस के बीच का डिस्टेंस r डिस्टेंस पर ये टॉर्क लग रहा है, तो mg इंटू आर इसका टॉर्क बन जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क जो बनता है वो mb साइन थीटा बनता है, mb साइन 90 डिग्री। समझ में आ गई बात। तो यहाँ से b की वैल्यू निकल के आ जाएगी mg/r अपॉन में कैपिटल M, ये मैग्नेटिक मोमेंट है, तो mg/r अपॉन में मैग्नेटिक मोमेंट को I इंटू ए लिख सकता हूँ। हमसे क्या पूछा गया था, करंट I पूछा गया था, तो I इधर आ जाएगा और ये बन जाएगा mg/r अपॉन में एरिया को पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू मैग्नेटिक फील्ड बी। अब m को पाई लिख देंगे, g की वैल्यू है 10 और r की वैल्यू तो r है, अपॉन में एरिया पाई इंटू आर का स्क्वायर इंटू बी, पाई से पाई कट गया देखो, और b की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 टेस्ला, b की वैल्यू 1 दे रखी है, और r कितना दे रखा है वो भी 1 दे रखा है, तो ये भी 1 बन जाएगा और ये भी 1 बन जाएगा, तो 10 I की वैल्यू सीधे सीधे 10 एम्पियर बन जाएगी। और 10 एम्पियर जो है 10 एम्पियर टॉप से देखने पर तो वो एंटी क्लॉकवाइज, और बॉटम से देखने पर बिलो बोल देता हूँ, बिलो नीचे की डायरेक्शन देखने पर वो क्लॉकवाइज दिखेगा। तो कौन सा ऑप्शन है ऐसा, 10 एम्पियर एंटी क्लॉकवाइज व्हेन व्यूड फ्रॉम द अबोव, हाँ बिल्कुल सही बात है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। ऊपर से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज और 10, तो ऊपर देखने पर एंटी क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज तो हो ही नहीं सकता, और 5 एम्पियर तो वैसे ही नहीं है, ठीक है, तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया सोनोमीटर वायर है, लेंथ 1.5 मीटर, मेड ऑफ स्टील। सोनोमीटर वायर है, सोनोमीटर वायर में क्या होता है कि एक तरफ से फिक्स्ड होता है, दूसरी तरफ से ऐसे मास लटकाया होता है, तो ये जो लेंथ L है वो 1.5 मीटर दे रखी है, और ये दोनों एंड फिक्स्ड की तरह काम करता है, ठीक है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में एक लूप ऐसे बनता है, तो ये जो लेंथ होती है वो λ/2 के बराबर बनती है, λ/2L के बराबर, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी v/λ यानी कि v/2L बनती है, ठीक है। अब पूछा गया कि जो भी स्ट्रेस इसमें आ रखा है या फिर जो भी मास इसमें टेंशन नहीं दे रखी है हमें, उसके लिए दे रखा है स्ट्रेन। स्ट्रेन जो होता है वो डेल्टा L/L दे रखा है, वो 1% दे रखा है।
1% को डेल्टा एल बाई एल को लिख सकते हैं 0.01, 100 से डिवाइड कर दो, फ्रैक्शन में 0.01 दे रखा है। अब बोला डेंसिटी दे रखी है और यंग्स मॉडुलस दे रखा है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो देखो v इक्वल टू रूट टी बाई म्यू के लिए हमें टेंशन की वैल्यू पता होनी चाहिए, और जो टेंशन की वैल्यू कहाँ से मिल सकती है, स्ट्रेन से मिल सकती है, क्योंकि यंग्स मॉडुलस जो होगा वो स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन होगा, यानी कि टेंशन अपॉन में उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अपॉन में जो स्ट्रेन होगा वो डेल्टा एल बाई एल बनेगा। अब टेंशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो टेंशन को मैं एम जी लिख सकता हूँ, इसका जो मास एम हम यहाँ पर हैंग करेंगे, जो भी मास एम हैंग करेंगे उसके बराबर, ठीक है ना। सोनोमीटर वायर ऑफ लेंथ इज मेड ऑफ स्टील, द टेंशन इन इट इज प्रोड्यूस्ड एन इलास्टिक स्ट्रेन ऑफ दिस, ठीक है, ध्यान से ऐसा कर लेते हैं, ये रख देते हैं। टेंशन यहाँ से क्या मिल जाएगा, टेंशन अपॉन में एरिया, और डेल्टा एल बाई एल की वैल्यू तो 0.01 है, टेंशन बन जाएगा वाई इंटू एरिया इंटू 0.01, ठीक है ना। एरिया हमें दे नहीं रखा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर है, ठीक है ना। अगर ये वायर है तो वायर का ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ये ए है। खैर हमें टेंशन पता चली है, टेंशन बाई म्यू कर देंगे। देखो जो डेंसिटी होती है मास अपॉन में वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ से लिखा जा सकता है, तो और मास अपॉन में जो लेंथ है इसको म्यू लिखा जा सकता है, तो डेंसिटी जो बनती है वो म्यू बाई ए बनती है, तो म्यू को मैं एरिया इंटू डेंसिटी लिख सकता हूँ, समझ में आ गई क्या बात। और वो दोनों हमें दे रखी है, सॉरी एरिया इंटू डेंसिटी लिख सकता हूँ। तो जो वेलोसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा रूट टी बाई म्यू में टेंशन को मैं लिख सकता हूँ वाई ए इंटू 0.01 अपॉन में म्यू की वैल्यू कितना है, म्यू को एरिया इंटू डेंसिटी लिखा जाए, एरिया से कट गया और ये टेंशन आ जाएगी ना, तो इसको टेंशन को कैलकुलेट कर लें। ये दे रखा है वाई की वैल्यू कितनी है 7.7 10 टू द पावर नहीं डेंसिटी है ये, तो वाई है 2.2 10 टू द पावर 11, 2.2 इंटू 10 टू द पावर 11 अपॉन में डेंसिटी 7.7 10 टू द पावर 3, 7.7 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू में ये जो सॉरी इंटू में 0.01 है, तो इसको 10 टू पावर -2 लिख दें ना, तो ये क्या बन जाएगा 10 टू पावर -2 और इधर आके 10 पावर 5 और ये ऊपर 6 बन जाएगा, ये 10 पावर 6 बच जाएगा इसमें से, और ये कट जाएंगे पहले तो, और फिर 11 से कट जाएंगे तो ऊपर तो 2 बच जाएगा और नीचे 7 बन जाएगा। तो जो v बनेगा वो स्क्वायर रूट ऑफ 2/7 इंटू 10 पावर 3, 10 पावर 3 का बाहर आ जाएगा रूट में से, तो ये 10 पावर 3 6 का पावर रूट में आने के बाद में 10 पावर 3 बन जाएगा, ये मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद में 178 क्या ये ऑप्शन नहीं कहाँ से v रूट 2/7 ये वेलोसिटी आ गई। हमें क्या निकालना है, हमें फ्रीक्वेंसी एफ जो होगी फंडामेंटल वो v अपॉन में 2l होगी। v हमने निकाला रूट 2/7 इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन में 2 इंटू एल कितना है, l 1.5 मीटर दे रखा था, 1.5 हम यहाँ पर रख देंगे, 3/2 तो ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 3 आ जाएगा, तो रूट 2 अपॉन में 3 टाइम्स रूट 7 और इंटू 10 टू द पावर 3, इसको हमें सोल्व करना पड़ेगा। तो अब ये तो थोड़ा सा अजीब सा डेटा बन जाएगा। देखो आंसर जो दे रखा है ए ऑप्शन 178, तो देखो इसको कैलकुलेट करोगे ना तुम, तो ये 178 के आसपास की वैल्यू बन जाएगी, ये तुम कर लेना है ना, ये कैलकुलेशन तो तुम कर ही सकते हो, मैथ्स के स्टूडेंट हो ना, तो हमें कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। मैं आगे चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 16 बोलो, 16 में रहेगा इट इज ऑब्जर्व्ड दैट आउटपुट पावर फ्रॉम ए नॉन आइडियल सेल, एक सेल है जिसका वो नॉन आइडियल है, व्हेन द करंट थ्रू इट इज आइदर 2 एम्पियर और 8 एम्पियर, वो सेम है। तो पावर जो बनता है किसी भी सेल में, मान लो EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, इसमें करंट I जाएगा, तो पावर जो प्रोड्यूस होती है वो I इंटू ई तो पावर प्रोड्यूस होती है, उसमें से I स्क्वायर इंटू R, तो वहीं पे कंज्यूम हो जाती है इंटरनल सेल में। तो टोटल जो EMF बनती है वो टर्मिनल वोल्टेज इंटू I के बराबर लिख सकता हूँ, या फिर इसको मैं V टर्मिनल इंटू I के बराबर लिखूँ, क्योंकि ये तो बाहर निकलेगी पावर, इतनी तो इसमें खुद में से ही लॉस हो जाती है, तो I इंटू ई माइनस I स्क्वायर R इस तरीके से लिखेंगे पावर, तो इसको माइनस I स्क्वायर R प्लस I इंटू ई इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। ये बोल रखा है कि जो 2 एम्पियर और 8 एम्पियर पर है वो पावर सेम प्रोड्यूस होती है, तो आउटपुट पावर विल बी मैक्सिमम फॉर ए करंट, कौन से करंट के लिए पावर आउटपुट मैक्सिमम होगा। तो ध्यान से देखो पावर जो है वो प्रोपोर्शनल टू माइनस का I स्क्वायर आ रहा है, यानी कि डाउनवर्ड पैराबोला बन रहा है। तो डाउनवर्ड पैराबोला और I की वैल्यू 0 पर P की वैल्यू 0 भी बन रही है, तो पैराबोला का ग्राफ बना करके देखते हैं ना, पैराबोला ग्राफ बना करके देखते हैं, I की वैल्यू 0 पर और डाउनवर्ड पैराबोला, तो फिर ये ऐसे बनेगा, समझ में आ गई बात।
ये डाउनवर्ड पैराबोला बन जाए। इसका इक्वेशन ड्रॉ करके देखोगे तो दिख जाएगा। अब इसमें ये दे रखा है, अब हमें ये दिख रहा है कि भाई मैक्सिमम ये पावर और करंट आई के बीच में है। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये जो करंट होगा इसके करस्पॉन्डिंग आई नॉट करस्पॉन्डिंग पावर लॉस जो आएगा मैक्सिमम होगा। उसमें ये दे रखा है सवाल में कि 2 एम्पियर और 8 एम्पियर पर बराबर पावर लॉस होता है। तो देखो इस पैराबोला में यहाँ से जितना दूर इधर जाऊंगा और जितना दूर इधर जाऊंगा बराबर वैल्यू जाएंगी। ये वाली जो सेम वैल्यू के लिए ये करंट और ये जो करंट आएगा ये दोनों बिल्कुल सिमेट्रिक होंगे। तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि ये जो वैल्यू है, ये पावर सेम जो वैल्यू है वो पावर सेम ये 2 पर और 8 पर है। तो फिर ये जो बीच मिड पॉइंट होगा इन दोनों का, क्योंकि सिमेट्रिक ग्राफ होता है, सिमेट्रिक पैराबोला, सिमेट्रिक अबाउट वर्टेक्स, वर्टेक्स के अबाउट जो पैराबोला होता है सिमेट्रिक होता है। तो जितना इधर जाने पर जो चेंजेस आते हैं सेम चेंजेस इधर जाने पर आएंगे, तो बराबर बराबर दूरी पर। तो इन दोनों के बिल्कुल मिड में, बिल्कुल मिड में कौन सा आएगा 2 और 5 के बीच में, एवरेज वैल्यू 5, 10/2 5। तो आई नॉट की वैल्यू आ जाएगी 5 एम्पियर। 5 एम्पियर पर जो पावर लॉस आएगा फिर वो मैक्सिमम आ रहा होगा, या फिर पावर डिलीवर्ड टू द सर्किट जो आ रहा होगा वो मैक्सिमम आएगा, है ना, पावर डिलीवर्ड। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 दे रखा है सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 कोएक्सियल सर्कुलर करंट कैरिंग रिंग्स एज ऑन द फिगर, देयर सेल्फ इंडक्टेंसेस आर L1 and L2 respectively and M is the coefficient of mutual induction, they carry current in the indicated directions, the magnetic energy of this। देखो इस पे बेस्ड एक सवाल इसी पैटर्न पर बेस्ड सवाल एक एडवांस में भी आ रखा है ना, और सेम यहीं पर उसी तरीके का पैटर्न का सवाल है ये। देखो इंडक्टर के अंदर एनर्जी स्टोर्ड अगर मैं देखूँ ना, एनर्जी स्टोर्ड अगर तुम्हें इंडक्टर में जनरली क्या होता है कि सेल्फ इंडक्टेंस की एनर्जी पढ़ाई जाती है हाफ एल आई स्क्वायर, लेकिन म्यूचुअल इंडक्टेंस की एनर्जी नहीं पढ़ाई जाती। तो अगर मैं बोलूँ कि भाई देखो एनर्जी स्टोर्ड अगर मैं बात हूँ इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो हाफ एल आई स्क्वायर, जो भी इंडक्टर होगा इंडक्टेंस एल का उसके लूप के अंदर खुद के अंदर कितना करंट आई उसके हिसाब से उसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी हाफ एल आई स्क्वायर होता है। लेकिन म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है कि एक लूप के इंडक्शन करंट चेंज करंट की वजह से दूसरे लूप में इंडक्शन होता है, तो उसमें I1 और I2 दोनों आते हैं। तो क्योंकि एक की वजह से फ्लक्स लिखेंगे दूसरे का इंडक्शन होगा, तो I1 और I2 दोनों का रोल होता है। तो उसमें म्यूचुअल इंडक्शन में सेल्फ इंडक्टर, म्यूचुअल इंडक्शन इंडक्टेंस के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो एनर्जी स्टोर्ड होती है M I1 I2। अगर तुम्हें ये याद है तब तो तुम सीधे कर पाओगे, है ना, कि भाई जो एनर्जी अगर हमसे पूछा जाए कि इसमें द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम, तो एनर्जी L1 के अंदर, एनर्जी L2 के अंदर और एनर्जी म्यूचुअल इंडक्शन के अंदर। L1 के अंदर हाफ L1 I1 स्क्वायर प्लस हाफ L2 I2 स्क्वायर प्लस म्यूचुअल इंडक्शन में M इंटू I1 इंटू I2, इतनी एनर्जी स्टोर होगी। समझ में आ गई बात। और ऐसा कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऐसा दे रखा है हाफ L1 I1 स्क्वायर हाफ L2 I2 स्क्वायर प्लस M I1 I2 बी ऑप्शन में दे रखा है। समझ में आ रही बात, क्योंकि मैग्नेटिक इंट्रैक्शन से भी एनर्जी जो बढ़ेगी, इंट्रैक्शन की एनर्जी फिर बढ़ेगी ना, इसकी मैग्नेटिक फील्ड से इंट्रैक्ट करेगी तो वो एनर्जी बढ़ेगी, घटाएगा थोड़ी इसको इंट्रैक्शन से। तो ये माइनस वाला तो वैसे नहीं हो सकता था, ये दोनों पॉसिबल थे तो उसमें से ये बनता है। अब ये बनता कैसे है मैं इसको प्रूव करके दिखा देता हूँ कि भाई ये बनता कैसे है। मैं मान लेता हूँ कि ये कोइल 1 है और ये कोइल 2 है, इसके अंदर बैटरी E1 MF की है, इसके अंदर E2 MF की बैटरी है, इसमें करंट I1 फ्लो कर रहा है, इसमें करंट I2 फ्लो कर रहा है, इसका सेल्फ इंडक्टेंस L1 है, इसका L2 है, इसका दोनों का म्यूचुअल इंडक्शन M है। तो देखो पहले वाले लूप के अंदर जो इंडक्शन मैं क्लोज लूप बनाऊंगा, करंट I1 I2 बदल रहे हैं तो उसमें म्यूचुअल इंडक्शन भी है, सेल्फ इंडक्शन भी है। तो पहले लूप इसका रेजिस्टेंस मान लो R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, सारी चीज़ें मान लेते हैं। तो पहले लूप में देखूंगा तो EMF E1 तो बैटरी की जो भी EMF लग रही होगी इसमें E1, और इंडक्शन से माइनस का L1 dI1/dt बनेगा, म्यूचुअल इंडक्शन से माइनस का M dI2/dt, क्योंकि उसमें सेकंड लूप में जो करंट फ्लो कर रहा होगा उसका रेट ऑफ चेंज होगा वो उसमें EMF इंड्यूस करेगा, और माइनस का I स्क्वायर इंटू I1 स्क्वायर R1, और ये टोटल ड्रॉप 0 आएगा। इसको इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो I1 से, मल्टीप्लाई कर दो तो ये E1 I1 माइनस L1 I1 dI1/dt और माइनस का M dI2/dt इंटू I1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, प्लस का हाँ पावर लॉस I स्क्वायर R, पावर लॉस थोड़ी लिख रहे थे हम, यहाँ पर तो पोटेंशियल ड्रॉप लिख रहे थे, I इंटू आर का लॉस होगा, और यहाँ पर I1 से मल्टीप्लाई करने के लिए I1 स्क्वायर इंटू आर ये लॉस बन जाएगा इक्वल टू 0। अब ये जो है वो पावर सप्लाइड बाय बैटरी, पावर सप्लाइड बाय बैटरी, और ये जो
अब इसमें देखो अलग अलग लिखना पड़ेगा। पावर सप्लाइड बाय बैटरी, ये तो I1 है कि बैटरी कितनी पावर सप्लाई करेगी। ये रेट ऑफ एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर, ये है रेट ऑफ एनर्जी स्टोर इन म्यूचुअल इंडक्शन, और ये है पावर लॉस इन इंडक्टर, सॉरी रेजिस्टेंस, पावर लॉस इन रेजिस्टर। अब जिस इसमें देखो इंडक्टर में इस रेट से एनर्जी स्टोर होती है, और उसमें म्यूचुअल इंडक्शंस में इस रेट से एनर्जी स्टोर होती है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं, लूप 2 के अंदर भी सेम इक्वेशन बनेगी, वो E2I2 माइनस L2I2 di2/dt, और माइनस का m उसमें di1/dt आएगा क्योंकि उसमें इंडक्शन लूप 1 की वजह से होगा, उसको I2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन में, I2 माइनस ये I2² R1। तो इंडक्टर्स के अंदर इंडक्शन के अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी, एनर्जी को लिख देंगे पावर इनटू dt टाइम। तो वो एनर्जी का जो इसको ये रेट ऑफ स्टोर ऑफ एनर्जी, एक तरीके से रेट ऑफ स्टोर ऑफ एनर्जी du/dt जो बनेगा इंडक्टर्स के अंदर, तो सिर्फ इंडक्टर्स की एनर्जी लिखा लो इसमें। तो ये दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे ना, तो ये बन जाएगा कि बैटरी इतना इतना पावर दे रही है, इंडक्टर में इतना इतना स्टोर हो रहा है, म्यूचुअल इंडक्शन में इतना इतना स्टोर हो रहा है, रेजिस्टेंस में इतना इतना लॉस हो रहा है। तो इंडक्टर्स के अंदर एक तो L1I1 di1/dt प्लस L2I2 di2/dt, और ये प्लस का m, और इन दोनों में से देखो ये बन जाएगा I1 di2/dt प्लस I2 di1/dt, ये बनेगा, है ना। m तो कॉमन आ गया दोनों जगह से, dt से मल्टीप्लाई कर दो तो du कितनी एनर्जी स्टोर हुई dt टाइम में, है ना, वो du बन जाएगा L1I1 di1 प्लस L2I2 di2, और प्लस m I1 di2 प्लस I2 di1। इसको इंटीग्रेट कर देंगे, है ना, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये 0 से मान लो I1 करंट पे पहुंच गया, ये 0 से I2 करंट पे पहुंच गया, और ये 0,0 से I1, I2 पर करंट पहुंचेगा, I1, I2 पर, क्योंकि इसमें I1 और I2 दोनों वेरिएबल हैं। तो ये इंटीग्रेशन x dy प्लस y dx जैसा बन रहा है, जिसका इंटीग्रेशन x इंटू वाई होता है। तो इसका इंटीग्रेशन I1 I2 बन जाएगा। तो ये तो बन जाएगा I1 का इंटीग्रेशन हाफ I1² हाफ L1I1² बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा हाफ L2I2² बन जाएगा, प्लस यहाँ पर m इंटू I1 I2 बनेगा, तो m इंटू I1 I2। तो ये एनर्जी स्टोर होती है। तो ये इंडक्टर के अंदर एनर्जी स्टोर का जो होता है वैल्यू होता है। सेल्फ इंडक्शन में हाफ Li² और म्यूचुअल इंडक्शन में mi1i2, ये एनर्जी स्टोर रहती है। ये तुम याद भी रख सकते हो ना, अगर जरूरत पड़े तो सीधा सीधा, कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं है, बट हाँ सीधे सीधे याद रख सकते हो। इसमें जैसे I1 इंटू इसमें I1 I2 इंटू I2 है, इसमें I1 इंटू I1 है, इसमें I1 इंटू I2 सीधा हो जाता है, ठीक है। इसमें I1 का स्क्वायर, इसमें I2 का स्क्वायर में I1 इंटू I2 बन जाता है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रखा है कि इन द एडजेसेंट सर्किट, इसका आंसर बता दिया था, हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रखा है इन द एडजेसेंट सर्किट इनिशियली कैपेसिटर ए एंड बी आर चार्ज्ड बाय वोल्टेज 2E एंड E रेस्पेक्टिवली, इनिशियल करंट थ्रू द इंडक्टर इज 0 एंड द स्विच एस इज क्लोज, स्विच एस को क्लोज किया जाता है। अब t = 0, मैक्सिमम करंट कितना होगा, ध्यान से देखो। मैक्सिमम करंट जो फ्लो करेगा, करंट जो Q एंड I जो है वो ओसिलेट करते हैं, इसमें ओसिलेट्स विद साइनोसॉइडल फंक्शन, साइनोसॉइडल फंक्शन के हिसाब से ओसिलेट करते हैं। तो करंट का जो भी साइन का ग्राफ होगा, कोस का ग्राफ, मुझे नहीं पता, है ना, मैं बस बता दे रहा हूँ कि लेट I जो है वो साइन का फंक्शन बन रहा है। तो जब I मैक्सिमम होगा, I की वैल्यू मैक्सिमम जब होगी, उस समय di/dt 0 होगा। समझ में आ गई क्या बात है, di/dt उस समय 0 होता है। और जब Q मैक्सिमम होता है उस समय dq/dt 0 होता है, यानी कि Q मैक्सिमम तब होता है सब सर्किट में चार्ज का रेट ऑफ फ्लो, यानी कि dq/dt यानी करंट 0 होता है, ठीक है। यहाँ पर करंट 0 नहीं है, यहाँ पर di/dt 0 होता है। तो सबसे पहली बात तो हम ये माने कि भाई देखो, हमने इनिशियली ये दो इसके अंदर कैपेसिटर से, और दोनों कैपेसिटर के पैरेलल कॉम्बिनेशन की वजह से मान लो किसी इंस्टेंट पर इसमें से Q चार्ज निकल गया था, इसमें Q चार्ज आ रहा है और इस पर Q चार्ज आ गया, तो इस पर जो चार्ज बनेगा वो माइनस का 2CE माइनस Q, और इस पर 2CE में से Q चार्ज चला गया और यहाँ पर CE में Q चार्ज आ गया। और करंट जो I इस समय फ्लो हो रहा होगा, ये Q जिस रेट से चेंज हो रहा होगा dq/dt ये करंट होगा, ठीक है ना। हम इसमें इक्वेशन लिखें कि भाई जो
इसमें क्लोज लूप की इक्वेशन लिखें कि हम यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल ड्रॉप कितना, इसमें चार्ज इतना है, इसमें चार्ज इतना है, तो यहाँ से यहाँ तक ड्रॉप आएगा, सॉरी राइज करेगा पोटेंशियल नेगेटिव से पॉजिटिव गए, फिर माइनस का LdI/dt, फिर यहाँ से यहाँ तक ड्रॉप करेगा और टोटल पोटेंशियल KVL लगा देंगे लूप के अंदर, लूप लो लगा देते हैं। तो ड्रॉप कितना आएगा 2E माइनस 2CE माइनस Q, इसमें चार्ज बचेगा 2CE, क्योंकि वो उस पर देखो यहाँ पर CC कैपेसिटेंस दोनों के सेम है ना, कैपेसिटेंस दोनों के सेम है, लेकिन इस पर चार्ज ज़्यादा है, उसका पोटेंशियल ज़्यादा रहा होगा, तो हमने माना कि इनिशियली इधर करंट फ्लो करना स्टार्ट कर रहा है, उसकी वजह से हमने चार्ज Q वहाँ से फ्लो करवाया। तो 2CE माइनस Q अपॉन में उसका कैपेसिटेंस C, ये पोटेंशियल ड्रॉप आएगा माइनस में, ये सॉरी राइज करेंगे है ना, नेगेटिव से प्लस की तरफ आ रहे हैं, यहाँ से चल रहे हैं हम, यहाँ से चलना स्टार्ट करा हमने। अब इसमें माइनस का LdI/dt यहाँ पर EMF आएगा, और इसमें ड्रॉप आएगा माइनस का QE प्लस सॉरी CE प्लस Q, CE इस पे चार्ज पहले से था, Q और आ गया अपॉन में C, ये 0। अब जहाँ पर सबसे पहली बात तो हम ये देख लें कि भाई करंट मैक्सिमम जब व्हेन I इज मैक्सिमम DI/dt 0 होगा, तो इसको हम 0 रख देंगे, तो क्या बन जाएगा 2CE माइनस Q अपॉन में C माइनस CE प्लस Q अपॉन में C इज इक्वल टू 0, C से C कट गया, ये 2CE माइनस C तो CE बन जाएगा, और माइनस Q और ये माइनस Q, ये माइनस का 2Q इज इक्वल टू 0, तो Q की वैल्यू आ जाएगा CE/2। समझ में आ गई बात। अब एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं कि भाई जो पहले एनर्जी थी, टोटल एनर्जी इनिशियली और टोटल एनर्जी फाइनली, क्योंकि एनर्जी का लॉस कहीं नहीं होगा, रजिस्टर वगैरह है नहीं इनिशियली इंडक्टर्स के अंदर, क्योंकि फाइनल चार्ज है वो 0 नहीं है, तो फाइनल चार्ज जो इस पर Q1 बोल देता हूँ, फाइनल चार्ज इस पर क्या बन जाएगा CE/2 माइनस हो गया, तो 2 माइनस CE/2 3CE/2, और इस पे भी 3CE/2 बन जाएगा फाइनली, तो दोनों पर इक्वल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, एक तरीके से ऐसा बोल सकता हूँ मैं। तो एनर्जी इनिशियली जो लिखूंगा हाफ, एक में दोनों की एनर्जी, इसमें 2E उसका EMF था, हाफ C 2E का स्क्वायर उसमें स्टोर्ड थी, प्लस हाफ C E स्क्वायर इसमें स्टोर्ड थी, इंडक्टर में 0 थी। फाइनली उसके अंदर देखूंगा तो हाफ C इंटू, या फिर Q² 2C वाला लगा दो, तो या फिर मैं बोलूँ कि अगर चार्ज इतना है 3CE/2, तो पोटेंशियल C 3E/2 बनेगा, ये कैपेसिटेंस C है, तो हाफ C इंटू 3E/2 का स्क्वायर, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, दोनों में इक्वल एनर्जी स्टोर है, इक्वल टू हाफ LI मैक्स का स्क्वायर, ये I मैक्स, यहाँ से जो भी मैक्स I आएगा वो मैक्सिमम ही आएगा, या ऐसा कर सकते हैं। या फिर मैं इस चीज़ को ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ मेथड 2 कि भाई ऐसा बोल सकता हूँ कि व्हेन I मैक्सिमम होगा, I की वैल्यू मैक्सिमम होगी उस समय पर DI/dt 0 होगा, तो E इंड्यूस्ड इन इंडक्टर यानी कि LdI/dt 0 होगा, और जब LdI/dt 0 होगा इसमें कोई EMF आएगी नहीं, तो सिंपल वायर की तरह काम कर रहा है, सिंपल वायर की तरह काम कर रहा है, यानी कि दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। फाइनली एट दिस टाइम कैपेसिटर्स विल बी इन पैरेलल, ऐसा बोल सकता हूँ। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में निकाल सकता हूँ कि फाइनली कितनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी अगर इनको पैरेलली कनेक्ट कर दिया जाए, तो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा वो इक्वल हो जाएगा, क्योंकि कैपेसिटेंस C है, तो फाइनली वहाँ से सीधा पता चल सकता है हमें कि जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो बराबर हो जाएगा, क्योंकि कैपेसिटेंस सेम है, उस समय वो पैरेलल बन जाएंगे बिल्कुल, क्योंकि इसमें तो कोई EMF आएगी नहीं, तो जितना पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से अगर कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारे लिए मैक्सिमम करंट की वैल्यू निकल के आ जाएगी, जो भी बन रहा होगा B ऑप्शन इसमें आ रहा है, तो B विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 बोला गया सॉलिड कोन ऑफ हाइट h विद हैवी मास अटैच्ड टू इट फ्लोट्स अपसाइड डाउन इन द वाटर एज शोन इन द फिगर, इन इक्विलिब्रियम वाटर रीचेस टू हाइट h/2। इक्विलिब्रियम के मान लो इसका वॉल्यूम V है, लेट वॉल्यूम ऑफ कोन जो है वो V है, तो नीचे वाले का जो वॉल्यूम, ये वाला जो वॉल्यूम बनेगा V1 बोल देता हूँ, देन नीचे वाला जो V1 बनेगा वो वॉल्यूम जो होता है वो पाई इंटू R² इंटू सबसे पहले तो h होता है। अब नीचे वाले में देखो हाइट आधी हो गई तो रेडियस भी आधा हो गया, तो वॉल्यूम पाई R/2 का स्क्वायर इंटू h/2, तो ये 1/4 इंटू 1/2, V1 जो बन जाएगा वो V/8 बन जाएगा सबसे पहली बात। तो जो बायंट फोर्स बनेगा, बायंट फोर्स वो रो ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड V/8 इंटू G इसके बराबर होगा, वो टोटल mg के बराबर होगा, जो भी mg लग रहा होगा, है ना। बायंट फोर्स जो रहेगा वो इसके बराबर रहेगा, और वो बायंट फोर्स ऊपर की तरफ लगने वाला बायंट फोर्स नीचे लगने वाले mg के बराबर होगा, बैलेंस्ड होगा। अब ये जो कोन होता है ना, ध्यान से देखो, ये कोन होता है, अगर ये मान लो कि ये किसी इंस्टेंट पर ये रेडियस r है यहाँ पर, और इसमें अगर मैं थोड़ा सा ये जो मान लो dy थिकनेस या फिर बोलूँ इसको y थिकनेस, अगर y वेरी स्मॉल है,
तो इसका जो वॉल्यूम जो डी वी बनता है वो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू इसकी हाइट वाई इसके बराबर लिखा जा सकता है, क्योंकि एक डिस्क बनेगी, डिस्क को यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन मान सकता हूँ अगर मैं ये थिकनेस बहुत कम लेता हूँ डिस्क की। तो क्यों ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसने बोला कि इसके बाद में इसको थोड़ा सा और प्रेस कर करके और एसएचएम करवाया जा रहा है, और बोल रहा है कि एसएचएम कर रहा है, ऑसिलेशन करवाया जाता है, वो बोल रहा है कि एसएचएम है, तो उसका टाइम पीरियड यानी फ्रीक्वेंसी बताओ। तो जब मान लो इतना डूबा हुआ था ये h/2 तक, तब तक जो था रो लिक्विड v/8 इंटू जी, ये किसके बराबर था, mg के बराबर था। तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ जो रो ऑफ लिक्विड है वो किसके बराबर है, 8 अपॉन में v के बराबर है। ऐसा g से g कट गया, रो ऑफ लिक्विड आ गया 8m/v के बराबर। अब व्हेन इट डिप्ड बाई वाई स्मॉल मोर, तो इस वजह से नेट फोर्स जो लगेगा, नेट फोर्स ऊपर की तरफ आ जाएगा अपसाइड डाउन, क्योंकि बायंड फोर्स माइनस mg में से बायंड फोर्स को बढ़ा दिया तुमने, ज़्यादा डिप कर दिया तो बैलेंस ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो मैं ये देख लेता हूँ ना, जो नेट फोर्स आएगा वो नेट फोर्स कितना आएगा, जो बायंड फोर्स में जो चेंज आएगा उसी के बराबर नेट फोर्स ऊपर की तरफ आएगा, क्योंकि mg तो उतना का उतना ही है। बायंड फोर्स में चेंज कितना है वो नेट फोर्स आ जाएगा। बायंड फोर्स में कितना चेंज आ जाएगा, रो ऑफ लिक्विड इंटू जो वॉल्यूम सबमर्ज्ड है उसमें कितना चेंज आया इंटू जी, रो ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम सबमर्ज्ड में कितना चेंज आया, इतना चेंज आया, तो ये बन जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू वाई, और इंटू में जी। अब देखो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू ये नेट फोर्स आ जाएगा, और ये अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो वाई के अपोजिट आ रहा है, इसलिए माइनस लगा देंगे, माइनस लगा देते हैं यहाँ पर, इसको ये माइनस लगा देते हैं, माइनस सिंस अपोजिट टू वाई। अगर तुमने इसको वाई डिस्टेंस और अंदर की तरफ भेज दिया तो फिर बायंड फोर्स बढ़ने की वजह से नेट फोर्स ऊपर आ रहा है, तो वाई के अपोजिट आ रहा है, इसलिए हमने माइनस लगा दिया उसके लिए। ठीक है। अब हमें देखो इस फॉर्मूले में रखने के लिए पाई इंटू आर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, क्योंकि पाई और रेडियस हमें दे नहीं रखे, साथ में ये वाई हमें चाहिए, ये भी नहीं पता हमें। तो इसके लिए हम ये दे सकते हैं, जब इस समय जब आधा डूबा हुआ था ये h/2 था ना, उस समय रेडियस r थी, तो पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू h/2, वो तो वॉल्यूम v/8 के बराबर था, आधा वॉल्यूम, समझ में आ गई बात, v1 v/8 के बराबर था, तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू जो बनेगी वो v/4h के बराबर बन जाएगी, एक तो ये बन जाएगा, और साथ में हमें डेंसिटी की वैल्यू पता है, दोनों हम वैल्यू रख देंगे इसमें, तो नेट फोर्स जो बनेगा इस पर वो माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना है 8m/v, हाँ ठीक है, इंटू में पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है v/4h इंटू v/4h इंटू वाई इंटू जी, और ये नेट फोर्स m इंटू ए के बराबर करेंगे, m से m चला जाएगा, v से v चला जाएगा, और इसको 2 से जाएगा तो 4 से जाएगा, 4 से ये 2 बन जाएगा सीधा का सीधा, ठीक है ना, 2 से ये 2 बन जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू h/2 इज इक्वल टू v/8 है, ठीक है। तो यहाँ से जो एक्सेलरेशन बन रही है वो एक्सेलरेशन कितनी बन जाएगी, 2 इंटू वाई अपॉन में h, सॉरी 2 इंटू जी अपॉन में h इंटू वाई, ये तुम्हारा क्या बनेगा, एक्सेलरेशन बनेगा, और माइनस में नेट फोर्स आ जाएगा, समझ में आ गई बात, ये तुम्हारा यहाँ पे नेट फोर्स बनेगा। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो एक्सेलरेशन -2g/h इंटू वाई बन रही है। एक बार देख लेते हैं, dv पाई आर स्क्वायर वाई इंटू, एक सेकेंड, हमारी गलती यहीं पर हो रही थी मैनली, जो कि हम यहाँ पर ये 3 नहीं लिख रहे थे ना, क्योंकि उसी 3 का मिस्टेक था। अब ये 3 लिखने पर तो फिर आंसर बन जाएगा ना, ये 3 इंटू 2 और ये 6, ठीक है सही है भाई, है ना, 6h अपॉन में ये क्या बन जाएगा, 6h कितना बन जाएगा ये 6g/h, तो टाइम पीरियड h अपॉन में 6g, ये कितना बन जाएगा, हाँ 2 3 जा 6, 6 अपॉन में 6g और a h अपॉन में 6g, h अपॉन में 6g, 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ h अपॉन में 6g, ये टाइम पीरियड बन रहा है। फ्रीक्वेंसी पूछा है, फ्रीक्वेंसी, हाँ फ्रीक्वेंसी जो होता है 1 अपॉन में टाइम पीरियड होता है, तो ये 1 अपॉन में 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ 6g अपॉन में h बन जाएगी। सही आंसर दे रखा है ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है कि ए पॉइंट चार्ज इज प्लेस एट 0, a/2, 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू a/√2,
यहाँ पर सेंटर पर कहीं पर रखा हुआ, वाई एक्सिस में रखा होगा कहीं पर, है ना। और ये फेस दे रखा है यहाँ पर, ये ए डिस्टेंस पर ओरिजिन से, ये भी ए डिस्टेंस पर और ये भी ए डिस्टेंस पर, ए और ए, एक्स वाई जेड ए हैं। तो ये एक फेस दे रखा है। इस फेस के लिए फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू दिस फेस विल बी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स देगा अगर इसका चार्ज क्यू है तो। ध्यान से देखोगे ना तो देखो ऐसा ऐसे चार इसके ऐसा पीछे की तरफ इसमें बनेगा, एक ऐसा फेस बन जाएगा इधर की तरफ, ये समझ में आने वाली। यहाँ से अगर मैं देखूँगा ये वाई पीछे लूँगा तो ये एक ये फेस बन जाएगा ना, इसको कवर करने वाला। इधर अगर मैं लूँगा तो इससे बनने वाला एक ये फेस बन जाएगा, और पीछे की तरफ एक वो फेस बन ही रहा है ना, ये वाला फेस पीछे की तरफ ये जो फेस बन रहा है। तो ऐसा इस चार्ज को कवर करने वाले चारों तरफ चार फेस बनेंगे, और नीचे एक रेक्टेंगल बनेगा। देखो ये √2a, क्योंकि ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस ए, तो √2a, इधर भी ये √2a बनेगा, पीछे की तरफ भी ये √2a और इधर भी ये √2a। तो √2a साइड का एक रेक्टेंगल बनेगा, स्क्वायर बोल सकते हैं उसको, नीचे में सारी साइड सेम है। और एक रेक्टेंगुलर बेस का ये कोन ऑफ रेक्टेंगुलर बेस बोल सकता हूँ मैं। ये क्या क्या बोल देंगे उसको, प्रिज्म बोल देंगे, प्रिज्म ऑफ रेक्टेंगल या फिर बोले स्क्वायर बेस ऑफ एरिया √2a। तो ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं ना। ऐसा कैसे बनेगा कि ये एक ऐसे और एक ऐसे और फिर एक पीछे ऐसे, ठीक है। तो ये नहीं, 3 में ऐसे बन जाएगा, ये चौथा ऐसे और ऐसे बना लेते हैं ना। तो ये एक ऐसे, ये समझ में आई बात। यहाँ के सेंटर से a/√2 पर देखो ये √2a है और ये a/√2 है। तो ऐसा तो हमने करा, ऐसे क्वेश्चन तो हम जनरली करते हैं कि भाई अगर साइड L का अगर एक स्क्वायर हो, उससे L/2 के ऊपर अगर कौन क्यू रखा, चार्ज क्यू रख दिया जाए, तो ये एक क्यूब बना लेते हैं ना। क्यूब के सेंटर का बन जाता है, क्यूब के सेंटर से बनने पर इसका जो फ्लक्स बनता है इस बेस से, वो फ्लक्स जो बनता है Q/6 बनता है। तो वैसे यहाँ पर इस बेस से जो फ्लक्स बनेगा, यहाँ से इस बेस से जो फ्लक्स बन जाएगा, इसका फ्लक्स वो Q/6 बन जाएगा, 6 एप्सिलॉन नॉट, Q/6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। क्योंकि Q/एप्सिलॉन नॉट पूरे क्लोज बॉडी से बनता है, तो इस बेस से Q/6 एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा। तो ये फेसेज जो होंगे, फेसेज से जो टोटल बनेगा, एक फेस से, वन फेस से अगर मैं बात करूँ, एक फेस से जो टोटल Q/एप्सिलॉन नॉट होता है, उसमें से Q/6 एप्सिलॉन नॉट तो बेस से निकल गया, है ना। अब ये बाकी बचा हुआ चारों फेस से निकलेगा, चारों से, तो 1/4 कर देंगे तो एक फेस से आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 5Q/6 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/4। तो ये बन जाएगा कितना, 5Q/6 4 24 एप्सिलॉन नॉट, 6 4 24 एप्सिलॉन नॉट। तो 5Q/24 एप्सिलॉन नॉट, ये क्या बन जाएगा आंसर, 5Q/24 एप्सिलॉन नॉट। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 बोल रहा है फ्रॉम ए फिक्स सपोर्ट O hangs an elastic string of negligible mass and natural length L, mass m1 and m2 attached at the lower end। ये स्ट्रिंग है ना, और नेचुरल लेंथ L है, उसको m1 m2 अटैच करा गया, एलोंगेट टू स्ट्रिंग 2L। अच्छा, अगर इसको मैं मास अटैच कर देता हूँ तो ये 2L लेंथ तक एलोंगेट हो जाता है, 2L। और इलास्टिक स्ट्रिंग बोला गया है कि हुक्स लॉ जैसा वैलिडेशन मानना है कि x जैसा फोर्स लगेगा। तो इस पर मान लो ये जो x है इसका, ये x एलोंगेशन है, तो k/x टोटल m1 प्लस m2 इंटू जी के बराबर होगा। समझ में आ गई बात। तो इसमें स्टोर्ड इनिशियली जो एनर्जी है वो हाफ kx² लिखूँ तो उसको हाफ इंटू k/x लिख दूँ इसको, और k/x की वैल्यू पता है m1 प्लस m2 इंटू जी इंटू x, ये, और x की वैल्यू कितनी है, ये x इक्वल टू L है ना, क्योंकि 2L लेंथ हो गई L से, तो x की वैल्यू L बन गई। तो x की वैल्यू L है, तो इनिशियली जो स्टोर्ड एनर्जी वो हाफ ऑफ m1 प्लस m2 इंटू जी इंटू L, ये स्प्रिंग के अंदर स्टोर्ड इनिशियल एनर्जी है। समझ में आ गई बात। अब बोल रखा है कि व्हेन m2 इज रिमूव्ड, जब m2 को रिमूव कर दिया, तो m2 को रिमूव करने के बाद में मान लो यहाँ तक था, है ना, यहाँ से ये नेचुरल लेंथ थी, ये L खींचा हुआ था, m2 रिमूव करते m1। अब m1 पर क्योंकि ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स तो ज़्यादा रहेगा, स्प्रिंग का ज़्यादा खींची हुई है, तो ऊपर जाएगा। तो ऊपर खींचने के बाद में सवाल में क्या बोला है कि बाउंसेस बैक टू O, यानी कि ये O पॉइंट तक वापस से बाउंस कर जाती है। O पॉइंट इसका हिंज, ये पॉइंट था, हिंज सपोर्ट का पॉइंट था। यहाँ पर चली जाती है तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी m1 की 0 हो जाती है। तो हम लिखेंगे इनिशियल, क्योंकि लॉस ऑफ एनर्जी कहीं होगा नहीं, तो U इनिशियल प्लस K इनिशियल इक्वल टू U फाइनल प्लस K फाइनल। ग्रेविटी की इनिशियल पोटेंशियल यहाँ पर 0 मान लेता हूँ। स्प्रिंग की पोटेंशियल हमने निकाल ली, हाफ m1 प्लस m2 इंटू जी इंटू L, इतनी एनर्जी स्टोर्ड थी इसके अंदर।
इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो ही थी, इक्वल टू फाइनली पोटेंशियल एनर्जी किस में चली जाएगी, mg इंटू 2l में चली जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी फाइनली भी, ठीक है, क्योंकि वो हाईएस्ट पॉइंट होगा उसका पाथ का। तो 2 से 2 का चला जाएगा और जी से जी भी चला जाएगा, सॉरी 2 से 2 नहीं जाएगा, जी से जी जाएगा, 2 तो ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई होगा उससे, तो ये m1 प्लस m2 और ये l से l भी चला जाएगा, तो ये 2 2 जो 4 m1 बन जाएगा, क्योंकि इधर ये m1 था, तो m1 उधर जाएगा, तो m2 इक्वल टू 3m1, तो m1 अपॉन में m2 1/3, या फिर बोलूँ m2 बाई m1 जो बन जाएगा वो 3/1 बन जाएगा। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है m2 कहाँ गया, m2 बाई m1, ठीक है, तो m2 बाई m1 की वैल्यू 3 आ जाएगी, आंसर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, ए गैस एनक्लोज्ड वेसल एट इनिशियल प्रेशर 144 सेंटीमीटर ऑफ Hg, इतना प्रेशर था, है ना, यानी कि Hg के 144 सेंटीमीटर हाइट के कॉलम के बराबर, तो प्रेशर को रो ऑफ Hg इंटू H यानी कि 144 सेंटीमीटर के बराबर लिखा जा सकता है। 76 mm ऑफ Hg 1 P0 के बराबर होता है। खैर जो भी है, अब नेक्स्ट हो गया, अगर हम एक बारी में वेसल एनक्लोज वेल मेंटेन प्रेशर 1.4 Hg इफ बीइंग पंप्ड आउट ऑफ द वेसल बाय मींस ऑफ पिस्टन पंप, एक पंप जब पिस्टन करता है तो प्रेशर जो है वो 36 सेंटीमीटर रिड्यूस हो जाता है, by means being pumped out by the vessel means of a piston pump the pressure reduces to 36 centimeter Hg after 2, अच्छा दो स्ट्रोक्स में प्रेशर 144 से सीधा गिर के 36 सेंटीमीटर ऑफ Hg के बराबर रह जाता है, ठीक है ना। और आफ्टर अनोदर 2 स्ट्रोक्स क्या होगा प्रेशर, देखो प्रेशर जब स्ट्रोक होगा, मान लो हर बार 144 का x टाइम, एक स्ट्रोक में मान लो वो x टाइम 144 हो जाता है, फिर अगले स्ट्रोक में वो x स्क्वायर टाइम 144 हो जाएगा, क्योंकि हर स्ट्रोक में सेम चीज़ रिपीट होती है ना, साइक्लिक प्रोसेस में हर एक प्रोसेस में सेम चीज़ रिपीट होती है। तो पहली बार मान लो कुछ उसका x टाइम हो गया, क्योंकि ऐसा एडिशन भी नहीं हो सकता कि उसमें से x माइनस होगा, है ना, क्योंकि पी वी इक्वल टू एनआरटी में वॉल्यूम वगैरह चेंज होंगे तो प्रेशर का मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से चेंज होगा, तो वो ऐसा नहीं कि उसमें 2 ऐड होता रहेगा 3 माइनस होता रहेगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, या तो वो मल्टीप्लाई होता रहेगा फिर डिवाइड होता रहेगा सेम नंबर से, इस तरीके से चलेगा। तो मान लो एक्स फैक्टर से डिवाइड होता है, मल्टीप्लाई होता है वो, तो पहली बारी में एक्स इंटू 144 हो गया, अगली बारी में एक्स स्क्वायर इंटू 144, और ये एक्स स्क्वायर इंटू 144 36 दे रखा है। उससे नेक्स्ट थर्ड स्टेप में जो बन जाएगा एक्स की पावर 3 144, और नेक्स्ट फोर्थ स्ट्रोक में बन जाएगा एक्स की पावर 4 इंटू 144। तो अगर एक्स स्क्वायर इंटू 144 तुम्हारा 36 है, तो एक्स स्क्वायर कितना बन जाएगा 36 बाई 144, और ये कितना बन जाएगा, एक्स स्क्वायर रूट लेंगे तो 6 अपॉन में 12 बन जाएगा एक्स की वैल्यू। हमसे पूछा है नेक्स्ट 2 स्ट्रोक्स के बाद में और कितना बन जाएगा, तो इनिशियली जो 144 था इसका एक्स पावर 4 बन जाएगा, इंटू में एक्स पावर 4, तो 144 इंटू एक्स की पावर 4 क्या बन जाएगा 6 अपॉन में 12 की पावर 4, यानी कि 36 इंटू ऐसा लिख दें इसको, 144 जो बन जाएगा वो 36 इंटू 36 अपॉन में 144 इंटू 144, क्योंकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू इतनी, एक्स स्क्वायर को 2 बार लिख दिया, तो 144 कट गया, और ये बन जाएगा इसका 36, 12 से कट जाएगा ना, तो 12 का स्क्वायर 12 था, ये 3 टाइम्स, और ये भी 12 से कट गया 3 टाइम, 3 3 जा 9, तो ये 9 सेंटीमीटर ऑफ Hg के बराबर प्रेशर बच जाएगा लास्ट में, तो 9 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 23 में क्या दे रखा है, ये देखो जैसा कि सवाल दिख रहा है ना कि जो mm के अंदर तुम्हारा मेन स्केल की जो रीडिंग्स है, और उसके बाद में 8 डिविजन्स ऑफ कौन साइड, 8 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल के 8 MSD जो है, सॉरी VSD 8 VSD वो इक्वल हैं 5 MSD के मेन स्केल डिविजन्स के, साथ ही साथ जो 1 MSD है ना वो 1 mm के बराबर है, ठीक है, 1 MSD 1 mm के बराबर है। तो यहाँ से अगर मैं 1 VSD देखूंगा तो ये 5/8 MSD के बराबर होगा, 5/8 MSD के बराबर। और अगर मैं लीस्ट काउंट की बात करूँगा तो लीस्ट काउंट अगर मैं बोलूँ कि वो 1 MSD माइनस 1 VSD होता है, तो वो 1 माइनस 5/8 यानी कि 3/8 MSD बन जाएगा, 3/8 mm यानी कि 3/8 mm के बराबर, और ये 1 VSD बन जाएगा 5/8 mm। यहाँ से हमें ये दे रखा है कि व्हेन ए रोड इज टाइटली प्लेस्ड अलोंग इट्स लेंथ बिटवीन 2 जॉज इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज जस्ट लेफ्ट टू द 36th डिवीजन। या जो मैन स्केल का जीरो है ये 36 है ना, 36 के जस्ट लेफ्ट में वर्नियर स्केल का जीरो है, समझ में आ गई बात, यानी कि 35 डिविजन्स कहीं रीड कर पा रहा होगा,
35 डिवीजन तो कहीं रीड कर पा रहा होगा। उसके बाद में वर्नियर स्केल कहीं दे रहा है, और वर्नियर स्केल की जो 1 2 3 4 ये फोर्थ लाइन जो है वो कोइंसाइड कर रही है मेन स्केल की किसी न किसी लाइन से, ठीक है। तो देखो 4 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल वो कितनी रीड करेगा, सबसे पहले ये देखेंगे 4 डिवीजन कितनी रीड कर पाता। एक वर्नियर स्केल डिवीजन 5/8 mm के बराबर है, तो या फिर बोल रहे हैं 5/8 MSD के बराबर है। तो 4 जो वर्नियर स्केल डिवीजन्स हैं वो किसके बराबर होंगे, 5/8 इंटू 4 MSD, यानी कि ये नीचे गया तो 5/2 MSD, यानी कि 2.5 मैन स्केल डिवीजन के बराबर। समझ में आ रही बात। अब ध्यान से यहाँ पर कैच है, देखो है ना, हम सीधा यहाँ पर ऐसा नहीं लगा सकते कि मैन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इंटू वर्नियर स्केल रीडिंग, और इसको रख दें 35 क्योंकि वो 36 दिख रहा होगा, प्लस लीस्ट काउंट को यहाँ पर रख दें 3/8 mm इंटू वर्नियर स्केल रीडिंग 4। ये नहीं कर सकते। सबसे पहली बात तो क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि 4 डिवीजन में ये मैन स्केल के 2.5 डिवीजन के बराबर चल चुका है। समझ में आ रही बात। ये चार डिवीजन में हम ये जो करते हैं, ये जब करते हैं तब ये ऐसा होता है कि जब वो पूरा एक जब मैन स्केल का पूरा एक डिवीजन खिसकता है ना, तब तक इसके 1 2 3 सारे एक बार कोइंसाइड कर चुके होते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर 4 डिवीजन जब चला वर्नियर स्केल, जब यहाँ पर वर्नियर स्केल जब पूरे मान लो अगर 1 मैन स्केल डिवीजन 9 MSD 10 MSD के बराबर है, या फिर 9 मैन स्केल डिवीजन 10 MSD के बराबर, तो वो जब 9 से 10 पहुँचता है मैन स्केल पर, तब हर बार एक या अपने 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 पूरे 10 डिवीजन चल चुका होता है अपना वर्नियर स्केल। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर 4 डिवीजन में वो एक डिवीजन नहीं, ये 2.5 डिवीजन चल चुका है मैन स्केल के, वो भी मैन स्केल के। तो जब ये मैन स्केल में खिसका होगा तो ये 2.5 डिवीजन चल चुका है ना। और 35 अगर यहाँ पर दिख रहा है तो 36 अगर इधर छुपा हुआ है तो 35 जो दिख रहा है, तो 35 को बनाने के लिए ही ये ऑलरेडी 2.5 मैन स्केल डिवीजन के बराबर चला होगा। तो एक्स्ट्रा जो चला, देखो एक्स्ट्रा जो हमें दिख रहा होगा, एक्स्ट्रा जो हम मेजर कर पाएंगे वो 0.5 MSD के बराबर ही है। समझ में आ गई बात। यानी कि 35 मैन स्केल डिवीजन तो दिख ही रहे हैं, उसमें से एक्स्ट्रा जो हमें नहीं दिख सकता था 35 तो हमें दिख ही रहा है, वो इसके 2 की वजह से भी दिख रहा होगा। ये 2.2 MSD तो पूरा चला, क्योंकि 2.5 MSD में ये 2 MSD तो पूरा चल गया, तो वो तो 2 तो कंप्लीट दिखेंगे, कंप्लीट विजिबल, और प्लस में 0.5 MSD ये नॉट विजिबल, ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस मूव्ड हम बोल सकते हैं इसको, एक्स्ट्रा डिस्टेंस मूव्ड। तो ये 2 अगर कंप्लीट डिवीजन चल चुका है तो वो तो दिखेंगे ना अपने को। तो विजिबल जो रीजन होंगे, तो रीडिंग जो बनेगी वो विजिबल डिवीजन, विजिबल मैन स्केल डिवीजन कितने हैं, प्लस में उसके अलावा एक्स्ट्रा कितना चला हुआ है वो। तो विजिबल तो पूरे 35 हैं, प्लस में एक्स्ट्रा 0.5 चला है, तो ये कितना बना है, यहाँ पर लिख दें इसको, यहीं पर लिख दें, ये 35.5 MSD इतना, और अगर इसको MSD है यानी कि 35.5 mm इतना रीडिंग आएगा हमारा। समझ में आ रही बात। 35.5 mm और 1 हमें सेंटीमीटर में निकालना है, तो 10 से डिवाइड कर दो, 3.55 सेंटीमीटर, ये बनेगा तुम्हारा आंसर। समझ में आ गई बात। क्योंकि इसने बोला कि 36 डिवीजन जस्ट ढका हुआ है, 35 तो विजिबल है, तो उसमें 33 तो वैसे दिख रहा होगा, और मैन स्केल की चौथी लाइन कॉन्साइड करवाने के लिए 2.5 mm चलना पड़ेगा, तो 2 mm वो और दिखेगा, 2 डिवीजन वो और दिखेंगे, तो उसके चलने की वजह से ही दिख रहा है 35 तक। तो एक्स्ट्रा और कितना चल रखा है पूरा दिखने से पहले, एक्स्ट्रा और 0.5 MSD चल रखा है, तो हमें पहले वो 0.5 MSD एक्स्ट्रा निकालना है, और जो दिख रहे हैं वो बस ये रीडिंग होगी। समझ में आ रही बात। चलिए, ये मतलब सबसे डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन होता है स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर में, कि जब अजीबोगरीब दे देता है ना VSD MSD, जब वो एक डिवीजन से भी ज़्यादा डिवीजन चलने लग जाता है पूरे एक बार मूव करने के लिए, तब दिक्कत आने लग जाती है। तब हमें ऐसे ही देखना पड़ता है कि पहले से कितने दिख रहे हैं, और अब एक्स्ट्रा कितना हो, अगला जब वो दिखेगा उससे पहले कितना चल चुका है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में बोल रखा है कि पैरेलल बीम है, यहाँ पर स्लैब लगा रखी है जैसा डायग्राम में दिख रहा है यहाँ पर, और पैरेलल वेवलेंथ लैम्डा इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द स्लिट्स, S1 इज कवर्ड बाय थिन स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिस एंड थिकनेस दिस। तो उसकी वजह से जो एक्स्ट्रा डेल्टा एक्स आता है, डेल्टा एक्स म्यू माइनस 1 इंटू टी आता है। समझ में आ गई बात। और इसकी वजह से सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हो जाता है। अब ये क्या है कि इसकी वजह से एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस चल के आएगी, तो यहाँ से आने वाली वेव को ज़्यादा चलाना पड़ेगा, इसको कम चलाना पड़ेगा, ताकि डेल्टा एक्स 0 हो पाए सेंट्रल मैक्सिमा पर। तो ये ऊपर की तरफ सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हो जाए, क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा चल के आ चुकी होगी, इस वजह से यहाँ पर डेल्टा एक्स 0
तो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा सेंट्रल मैक्सिमम ऊपर की तरफ। तो वाई शिफ्ट कितना आता है, शिफ्ट आता है कि भाई कितना डेल्टा एक्स एक्स्ट्रा आया था, जितना इसमें स्लैब पे चलने की वजह से आएगा उतना इसमें इधर डेल्टा एक्स बराबर आ जाएगा। तो इसका स्लैब में चलने से डेल्टा एक्स और ये वाला डेल्टा एक्स बराबर हो जाएंगे, तो वो डेल्टा एक्स जीरो हो जाएगा। तो अगर यहाँ का जो डेल्टा एक्स होता है उसके हिसाब से जो शिफ्ट होता है वो वाई शिफ्ट डेल्टा एक्स कैपिटल डी बाई स्मॉल डी होता है। तो डेल्टा एक्स को रख देंगे म्यू माइनस वन इंटू टी कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। तो हमसे ये पूछा है कि डिस्टेंस इन सेंटीमीटर सेंट्रल मैक्सिमा जो शिफ्ट होगा पॉइंट ओ से, तो ये डिस्टेंस वाई निकालना हमें। म्यू यानी कि 1.5 है ना, माइनस वन 0.5 बन जाएगा, इंटू थिकनेस कितना है 10⁻⁻5 इंटू कैपिटल डी है 1 मीटर और स्मॉल डी कितना है 10⁻⁻3 मीटर, क्योंकि 1 mm दे रखा है। तो ये चला जाएगा -2 में, तो ये 0.5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर और 10⁻⁻2 मीटर सेंटीमीटर बन जाएगा, तो 0.5 सेंटीमीटर। तो आंसर ही 0.5 बन जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर के अंदर ये आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि 4 बल्ब्स आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर, देयर रेटिंग्स आर, इनकी रेटिंग्स दे रखी है। तो पावर रेटिंग, द मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस्ड बाय द कॉम्बिनेशन, देखो सभी की रेटिंग्स दे रखी हैं। ये 24 वोल्ट का है, 6 ओम का, 48 वोल्ट 3 ओम, 72 2, 72 एंड 2। इनके अक्रॉस ये इतने वोल्ट के हैं, है ना। इससे ज़्यादा वोल्ट अगर इसको कंज्यूम करवाओगे तो ख़राब भी हो जाएंगे ना, रेटिंग्स हैं इनकी, पावर मैक्सिमम इतनी है। तो इनकी वोल्टेज रेटिंग देख लें, तो P = V² बन है। तो V जो बनेगा वो √P × R बन जाएगा। तो पहले के लिए √24 × 6 24 को 6 × 4 रख देंगे, 4 का √2 और 6 × 6 3, तो 6 × 6 का √6, 6 × 2 12 वोल्ट बन जाएगा V1। समझ में आ रही बात। यहाँ से V लिख देते हैं √P × R हमने, क्योंकि सीधे वैल्यू रख दी, तो ये V1 बन गया। बल्ब 1 के लिए वोल्टेज रेटिंग आ गई। 2 के लिए वोल्टेज रेटिंग P2 R2 अगर मैं देखूंगा तो देखो रेजिस्टेंस आधा हुआ है, पावर वोल्ट डबल हो गई। तो 48 स्क्वायर रूट में 48 × 6 वो 24, 48 × 3 करूँ या 24 × 6 करूँ, एक ही तो बात थी। तो ये भी 20 वोल्ट आएगा। V3 अगर मैं लिखूंगा तो स्क्वायर रूट ऑफ P3 72 × 2, अब फिर से वही बात देखो यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पर देखो 24 से देखें, 24 का 3 टाइम्स, जब 24 का ये 1 टाइम्स था तो ये 6 था, जब ये डबल हुआ तो ये आधा हो गया। फिर यहाँ से ये 3 टाइम्स है तो ये 1/3 ही तो है इसका, तो सेम ही तो है। ये इधर वाली क्वांटिटी 3 टाइम्स होगी, 1/3 होगी, तो फिर से वही बात है। इसको भी मैं फैक्टराइज करूँगा तो 12 वोल्ट ही बनेगा। और जो V4 है ये भी 12 वोल्ट ही बनेगा, इसकी भी सारे के सारे 12 वोल्ट के हैं। तो 12 वोल्ट से ज़्यादा किसी के अक्रॉस वोल्टेज जाना नहीं चाहिए। 12 वोल्ट से अगर ज़्यादा जाएगा तो फिर वो ख़राब हो जाएगा। तो V अक्रॉस एनी बल्ब वो लेस देन इक्वल टू 12 वोल्ट होना चाहिए, वो ख़राब भी नहीं होगा। इसलिए तो हमने मान लिया कि यहाँ पर तुमने EMF की बैटरी लगाई या फिर V0 वोल्टेज का बैटरी लगाया। कॉम्बिनेशन में जो है प्रोड्यूस्ड पावर कितना होगा मैक्सिमम वो बताना है भाई, ख़राब भी ना हो और मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करें। तो ख़राब ना होने के लिए V0 सबसे पहले तो बात तो यहाँ पे देखें कि देखो ये सभी के सभी इक्वल वोल्टेज रेटिंग्स के हैं। रेजिस्टेंस अगर मैं देखूंगा तो ये 6 है और ये 3 है, ये 2 है और ये 2 है। तो जो भी वोल्टेज अगर तुम दोगे इसमें, इसका रेशियो है वोल्टेज का 1:2 का, सॉरी 2:1 का रेजिस्टेंस का, और ये 1:1 में है। तो जो भी करंट जाएगा सीरीज में है दोनों, तो इसमें पोटेंशियल बराबर बराबर बटेगा। इसमें तो V0/2 और ये V0/2, ठीक है। इसमें जब जाएगा तो वोल्टेज, क्योंकि सेम करंट है तो अगर रेजिस्टेंस डबल है तो इसमें पोटेंशियल का ड्रॉप भी डबल आएगा। तो यहाँ पर वोल्टेज का ड्रॉप ये 2V0/3 आ जाएगा, क्योंकि रेशियो भी 2:1 में आएगा। तो टोटल 3 पार्ट होंगे 2:1 के, 3 पार्ट होंगे, 3 में से 2 पार्ट इसके पास और 1 पार्ट इसके पास, V0/3। तो पहली बात तो फॉर बल्ब्स नॉट डैमेज, उसके लिए जो उनके अक्रॉस वोल्टेज है वो लेस देन इक्वल टू 12 वोल्ट आनी चाहिए। तो एक तो कंडीशन ये बनती है कि V0/2 लेस देन 12, तो यहाँ से तो आ जाएगा V0 लेस देन 24 वोल्ट, ठीक है ना। 24 वोल्ट अगर होंगे तो नीचे वाले काम करेंगे, ठीक है। फिर ऊपर वाले देखें, ऊपर वाले में V0/3 लेस देन 12, तो ये जो B1 ये B3 एंड B4 के लिए कंडीशन थी, ये B2 के लिए कंडीशन है कि ये V0 लेस देन इक्वल टू, ये जो तुम्हारा है ये लेस देन इक्वल टू 12 होना चाहिए था। तो ये 36 वोल्ट, वो 36 वोल्ट तक भी काम कर जाएगा। यानी कि अगर तुम यहाँ पर 36 लगाओगे तो भी ये सही काम करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट
काम सारे ही करने चाहिए। तो इन दोनों में से सबसे पहली बात, तो अगर इन तीनों को काम करवाना है 24 से ज़्यादा नहीं कर सकता, क्योंकि 36 पर ये दोनों खराब हो जाएंगे। तो मैं 24 से ज़्यादा नहीं कर सकता। बट B1 के लिए भी चेक करना पड़ेगा, B1 कब काम करेगा, B1 की क्या लिमिट है। B1 के लिए थर्ड लिमिट जो बन जाएगी वो V0 2V0/3 है, वो लेस देन इक्वल टू 12, और इसका आधा यानी कि V0 लेस देन इक्वल टू 18 वोल्ट। टू वर्क टू फॉर ऑल टू वर्क, सभी को वर्क करने के लिए जो V0 होगा वो लेस देन इक्वल टू 18 वोल्ट होगा। तो V की मैक्सिमम वैल्यू जो आ जाएगी वो 18 वोल्ट आ जाएगी। तुम 18 वोल्ट से ज़्यादा का बैटरी लगा ही नहीं पाओगे, उससे ज़्यादा का लगाओगे तो बल्ब खराब हो जाएंगे तुम्हारे कुछ। अब ये बोल रहे हैं कि भाई मैक्सिमम पावर आउटपुट कितना होना चाहिए, तो मैक्सिमम पावर आउटपुट के लिए खराब भी ना हो, और पावर आउटपुट के लिए आर इक्विवेलेंट भाई 18 वोल्ट तो हमारी बैटरी का वोल्टेज आएगा। आर इक्विवेलेंट कितना बनेगा, ऊपर तो बन जाएगा 6 + 3 9 और नीचे 4, तो 9 × 4 अपॉन में 9 + 4, ठीक है, कितना ये आर इक्विवेलेंट बन जाएगा। अब जो पावर जो मैक्सिमम लाएगी वो V0 की मैक्सिमम वैल्यू हमने निकाली अपॉन में रेजिस्टेंस R, तो V0 का स्क्वायर यानी कि 18 का स्क्वायर अपॉन में R करेंगे तो 9 + 4 13 ऊपर चला जाएगा, और ये 9 × 4 अलग से रह जाएगा। अब 18 को अलग से लिख दो, इसको ऐसा कर लो 18 × 13 अपॉन में 9 × 4, तो 9 से चला जाएगा एक बार 2, और 2 से ये चला जाएगा 2, फिर से 2 से चला जाएगा 9, और 9 × 13 130 से 13 माइनस कर दो, है ना, क्योंकि 13 का 10 टाइम्स 130 और ये 9 टाइम्स है, तो एक बार कम कर दो उसको, तो 117 ही बचेगा, 117 वोट। समझ में आ गई बात। तो हमसे यही पूछा था इन वोट्स ये पावर कितनी होगी 117, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर ये नहीं, ये तो वोल्टेज की वैल्यू थी, पावर की वैल्यू 117 वोल्ट, ये बनेगा। तो यार देखो आज के लिए इतना ही था, है ना। अपनी ये जो टेस्ट सीरीज थी ये एंड होती है, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने इसमें करे हैं, और आई होप कि तुम्हें ये चीज़ें बहुत पसंद, ये सवाल बहुत पसंद आए होंगे, और इनकी वजह से तुम्हारी हेल्प भी बहुत हुई होगी चीज़ों को रिवाइज करने में, कंसेप्चुअल क्लैरिटी अलग लेवल की मिली होगी तुम्हें, और कुछ अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस तुमने करे होंगे जो जनरली टेस्ट सीरीज में देखे जाते हैं उनसे, है ना। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर JEE Main 2026 यार, है ना। अब इसके बाद हम और कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस तो नहीं करेंगे। तुम्हारे कोई भी डाउट हो, है ना, तुम्हारे कोई भी डाउट हो तो तुम आकर के और अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर रहे हैं। यहाँ पे सारी तुम्हें क्लासेस की PDF वगैरह लिंक वगैरह मिल जाएंगी। और यूट्यूब चैनल अपना सब्सक्राइब कर लेना, अगर तुम्हारी हेल्पफुल हुई, कुछ भी हेल्प हुई हो इन क्वेश्चंस के थ्रू, इस सीरीज़ के थ्रू, तो सब्सक्राइब कर देना और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, है ना। बाकी तुम्हें जो भी चाहिए, कोई भी डिस्कशन, कोई भी गाइडेंस के लिए तुम ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। फ्री गाइडेंस है ना। तुम्हें किसी भी टाइप का कोई भी अमाउंट या कोई भी मनी पे नहीं करने, अगर तुमसे मांगे तो मना कर देना, ठीक है ना। ये टेलीग्राम चैनल फ्री है, और यहाँ पर आके तुम ज्वाइन कर सकते हो। ये QR कोड स्कैन कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, या फिर जाकर के टेलीग्राम पे सर्च कर लेना माफियाज डाउट क्लियर्स ग्रुप, वो सर्च कर लेना तो वहाँ पे भी तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है ना। अपने आप ये ग्रुप दिख जाएगा, वो ज्वाइन कर लेना। तो यार बेस्ट ऑफ लक फॉर JEE Main 2026। अपना अच्छे से अटैम्प्ट देना, थोड़ा कूल माइंडेड रहना, क्वेश्चंस जो हैं वो ढूंढ ढूंढ के करना, है ना। ऐसा तुम्हें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है कि हमें हर एक क्वेश्चन से करना है। तुम क्वेश्चंस को ढूंढ ढूंढ के करो। तुम्हारे पास 75 क्वेश्चंस होंगे, सफिशिएंट टाइम होगा तुम्हारे पास क्वेश्चन करने का। अगर तुम्हें थोड़ी भी दिक्कत आ रही हो क्वेश्चन करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चंस करो। 75 क्वेश्चंस में से अगर तुम आधे भी करते हो, ढूंढ ढूंढ के आधे भी करते हो, तो वैसे ही तुम्हारे पास डबल टाइम हो गया, है ना। और एक सेफ स्कोर तुम 150 से अब वो आराम से स्कोर कर सकते हो, अगर तुम ढूंढ ढूंढ के आधे क्वेश्चन से भी ज़्यादा करो तो, है ना। और अगर तुम्हें क्वेश्चन आ रहे हो तो फिर बहुत अच्छी बात है, जितने हो सके उतने करने की कोशिश करना, मैक्सिमम हो सके तो मैक्सिमम करने की कोशिश करना, ठीक है। बाकी ठीक है यार, आज के लिए इतना ही। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कभी भी। अब JEE Main 2026 जनवरी अटैम्प्ट के बाद में जब भी तुम वापस आओगे, तुम्हारा एग्जाम खत्म हो चुके, तो हम नई सीरीज अप्रैल अटैम्प्ट के लिए स्टार्ट करेंगे, है ना। उस समय तुम ज्वाइन कर लेना। अप्रैल अटैम्प्ट हम ज्वाइन करेंगे, अप्रैल अटैम्प्ट जो रिवीजन सीरीज, वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पे तुम्हें सारी अपडेट मिल जाएंगी, ठीक है ना। और उसमें कंप्लीट रिवीजन अपन करने वाले हैं पूरी फिजिक्स का, और इसी तरीके के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसमें भी करेंगे हम, ठीक है ना। तो क्योंकि वो तो देना ही है अप्रैल अटैम्प्ट, और अगर जनवरी अटैम्प्ट तुम्हारा बहुत अच्छा हो जाता है तो फिर मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि दोबारा से JEE Mains के क्वेश्चंस वगैरह लगाओ, फिर तुम प्रॉपर एडवांस के लगाना। अगर तुम्हें फिर भी डाउट हो, तुम अप्रैल अटैम्प्ट के लिए फिर से तुम प्रिपेयर करना चाह रहे हो और उसको बेटर करने के लिए, स्कोर बेटर करने के लिए, तो फिर ये तुम्हारे लिए जो सीरीज में लेके आऊँगा वो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर JEE Main 2026 जनवरी अटैम्प्ट, ठीक है।